बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल पेपर के बारे में। आपको बता दूं, जब आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं तो आपको 2-3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर आपको आधुनिक अवधि काव्य के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आधुनिक अवधि काव्य में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट होगी यह वीडियो। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। सारे प्रश्न आपके इसी मॉडल पेपर से, और एक मॉडल पेपर 2023 का और मैं दे चुका हूं, उसको देख लीजिएगा तो आपका लगभग पूरा हो जाना है। तो लगभग 3 वीडियो मैंने आधुनिक अवधि काव्य की 2023 में दी है। अगर उन तीनों वीडियो को आपने देख लिया तो आप समझिए कि आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और सारा का सारा प्रश्न पत्र आप हल करके आओगे। तो न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक अवधि काव्य का बीए थर्ड ईयर पेपर 1। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें हम जो व्याख्या खंड है उसको भी उस प्रकार के प्रश्नों को भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के बारे में। ठीक है, कि आखिरकार फर्स्ट पेपर में जो आधुनिक अवधि काव्य है या जनपदीय भाषा साहित्य है, तो उसमें अवधि काव्य जो आपको पढ़ना है, इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक तो अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। ठीक है, तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसी में आपके व्याख्या वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा एक प्रकार से करी है और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी, और इसके अलावा व्याख्या वाले प्रश्न लघु उत्तरीय के साथ साथ और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में भी दिखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चूँकि लाइक आपको करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि जब इस तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो आप खुद ब खुद लाइक कर देंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। खंड आ बा सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो और एक प्रश्न अगर आप अच्छे तरीके से 50 शब्दों में लिखते हो उसका उत्तर सही, तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। 10 क्वेश्चन जब इस प्रकार से आप करेंगे तो इसके लिए आप कुल मिलाकर के खंड आ से 20 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए 20 अंक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। त्रिलोचन शास्त्री आपको पता होगा हिंदी के भी कवि हैं और खास करके अवधि के भी कवि हैं। अवधि में इनकी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, खास करके अमोला एक प्रकार से एक ग्रंथ है इनका, एक पुस्तक है अमोला त्रिलोचन शास्त्री की, उसमें 12 संकलित हैं। तो वही 12 आप में 51 12 संकलित है अमोला से, तो वही आपको पढ़ना होता है। खास करके वहाँ से व्याख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ें या ना पढ़ें तो भी आपका काम हो सकता है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते। बाकी पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं और भी कविताओं को आपने पढ़ा जितना मैंने पढ़ाया तो आपका काम हो जाना है। तो त्रिलोचन शास्त्री का जन्म की अगर बात किया है तो इनका जन्म जो हुआ था ये 20 अगस्त को हुआ था 1917 में। 20 अगस्त 1917 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी के महीने के हिसाब से देखें तो इनका जन्म हुआ था भाद्र, जो भादो मास होता है, भाद्र शुक्ल पक्ष में तृतीया की तिथि थी उस दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ था। जो दिन था वो सोमवार का दिन था। ठीक है, विक्रम संवत 1974 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था, और इसी को अगर आप सन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 अगस्त डेट आएगी 1917 की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। तब जब आपको विक्रम संवत से ईस्वी में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो, जैसे 1974 यहाँ पर विक्रमी में आपको इनका जो है जन्म दिया गया है त्रिलोचन शास्त्री का, तो इसमें में से अगर आप 57 घटा दोगे, जब आप इसमें से 57 घटाओगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा भैया आपका 14 और 7, 14 में से 7 के कितना हो जाएगा 7। ठीक है, प्लीज़ तो मैं आपको बता रहा था क्या भाई, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जो है विक्रम संवत से सन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे 1974 आपको विक्रमी दिया गया था त्रिलोचन शास्त्री का जन्म। ठीक है, अब इसमें से आप अगर 57 घटा दोगे, ये ट्रिक जान लीजिए, तो आपको ईस्वी में सन निकल आएगा। यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ हुई 14, 14 में से 7 गए, कितना बचेगा 7 आपका, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 5 गए, कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना बचा आपका 19 का 19 ही है।
तो 1917 ईस्वी आपका निकल गया ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप जो विक्रम संवत में दिया हो तो 57 घटा देंगे तो आपका ईस्वी का सन निकल आएगा। अगर ईस्वी के सन में आप 57 को जोड़ देंगे तो आपका विक्रम का संवत निकल आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनका जन्म जो हुआ था त्रिलोचन शास्त्री जी का, वो कब हुआ था? तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1974 विक्रमी को हुआ था, भादो महीना था, शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, सोमवार दिन था, उस दिन जन्म हुआ था। लेकिन अगर इसको आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो 20 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1917 में, 1917 में, ठीक है। गांव, अब प्रश्न है कि भाई कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर मतलब कि गांव, जिला, ये सब पूछा जाएगा। तो खास करके इनका जन्म हुआ था, कटघरा पट्टी पड़ती है, उसको आजकल चिरानी पट्टी भी बोला जाता है। तो चिरानी पट्टी या कटघरा पट्टी में हुआ था। ये पड़ता है सुल्तानपुर ज़िले में। फैज़ाबाद ज़िला जो पहले था उसको अब अयोध्या कर दिया गया है। तो अयोध्या ज़िले के आप अगर थोड़ा उधर जाएंगे तो आपको सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। सुल्तानपुर के बाद आप जौनपुर, फिर जौनपुर से फिर उधर बनारस, फिर मिर्ज़ापुर, ऐसे आपको पड़ेगा। तो ये जो है इधर गोंडा पड़ता है, तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। और इसी बगल में आपका पड़ता है आपका अयोध्या, अयोध्या के बगल सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बगल आपका पड़ता है जौनपुर, फिर आपका पड़ता है बनारस। तो ये सब एक प्रकार से, तो यही सुल्तानपुर ज़िला जो पड़ता है उसमें चिरानी पट्टी है, कटघरा पट्टी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, आपको पता होगा। तो त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। त्रिलोचन शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था, ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी बनता है। त्रिलोचन शास्त्री जी का पूरा नाम था वासुदेव सिंह। और ख़ास करके वासुदेव सिंह इनका जो नाम पड़ा था, पहले शुरुआत में इनका वासुदेव नाम था। त्रिलोचन शास्त्री इनका जो नाम पड़ा था वो खास करके जब ये अपने पाठशाला जाया करते थे तो गांव के एक संस्कृत के गुरु जी थे, उनका नाम था देवदत्त जी। तो देवदत्त मास्टर साहब ने क्या किया कि इनको त्रिलोचन नाम दे दिया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई त्रिलोचन के साथ तुम सिंह मत जोड़ना। तो इसीलिए इन्होंने त्रिलोचन के साथ सिंह नहीं जोड़ा। तो त्रिलोचन के साथ जब सिंह नहीं जोड़ा तो इनको शास्त्री की उपाधि मिली। तो इसीलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे शास्त्री जोड़ दिया। तो त्रिलोचन शास्त्री इनका हो गया पूरा नाम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इनका नाम पूरा क्या होगा? त्रिलोचन शास्त्री। समझ में आ गई बातें। इनकी कई सारी रचनाएं भी बड़ी फेमस हैं, चर्चा करेंगे उन सभी पर। लेकिन इनकी रचना फेमस है, धरती काव्य संग्रह है, 1945 में प्रकाशन हुआ। गुलाब और बुलबुल 1956 में। दिगंत इनकी रचना है, 1957 में आई प्रकाशन में। ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा शब्द 1980 में ही। उस जनपद कवि हूँ 1981 में प्रकाशन में आई। अमोला जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचना है उसका प्रकाशन 1987 में हुआ है, बात ध्यान रखिएगा। 1987 में एक रचना और इनकी प्रकाशित हुई है, सबका अपना आकाश। और इसके अलावा 1987 में ही एक चैती नाम की कविता इनकी प्रकाशित में आई है, चैती काव्य संग्रह, तो वो भी प्रकाशित हुई। देश काल 1986 में, ठीक है। 1985 में 3 कविताएं इनकी प्रकाशित होती हैं, खास करके तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये सब 1985 में प्रकाशित होने वाली कविताएँ हैं, ठीक है। उस जनपद का कवि हूँ 1981 में। तो ये सारी रचनाएं बड़ी फेमस है जो कि त्रिलोचन शास्त्री जी की हैं। तो मैंने इसके बारे में, त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगर आप जो है यहाँ से एक भी प्रश्न पूछा जाएगा त्रिलोचन शास्त्री से रिलेटेड, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे दीर्घ उत्तरीय में, चाहे अति लघु उत्तरीय में, तो आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इनके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अवधि सम्राट किसे कहा जाता है? अवधि सम्राट, तो अवधि सम्राट एक प्रकार से एक विभूति है या एक उपाधि बोल सकते हो। ये खास करके बंशीधर शुक्ला जी को कहा जाता है। अवधि सम्राट किसको बोला जाता है भाई? अवधि सम्राट बंशीधर शुक्ला जी को कहा जाता है। और बंशीधर शुक्ला जी को राष्ट्र कवि की भी उपाधि मिली है और जन कवि भी कहा जाता है इनको। तो आपसे कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि बंशीधर शुक्ला को किन उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो आप बताएंगे अवधि सम्राट भी कहा जाता है इनको, राष्ट्र कवि कहा जाता है, और इसके अलावा जन कवि भी कहा जाता है बंशीधर शुक्ला जी को। बंशीधर शुक्ला जी का जो जन्म हुआ था ये माघ महीने में हुआ था, ठंडी का महीना था, शुक्ल पक्ष था, बसंत पंचमी का जो डेट होती है उसी दिन, बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। संवत 1961 को लखीमपुर खीरी, आपको पता होगा लखीमपुर खीरी जो है सीतापुर के बीच में पड़ता, तो यहीं पर लखीमपुर खीरी जिले में इनका जन्म हुआ था। मन्यौरा गांव पड़ता है उसी लखीमपुर खीरी में, तो वहीं पर बंशीधर शुक्ला जी का जन्म हुआ था। अवध प्रांत में ही वो भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं पे जो बंशीधर शुक्ला जी हैं, इनकी जो 1961 जो विक्रमी मैंने बताई, अगर इसको आप घटाओगे 57 से, तो 61 में से 57 घटेगा तो कितना बचेगा आपका? 4 बच रहा है ना। देखिए 11 में से 7 गए, कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 गए तो 0, और यहाँ पर कितना आपका बचेगा? 19।
तो इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बंशीधर शुक्ला जी का। और मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल को 1980 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बंशीधर शुक्ला जी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते, वैसे तो बंशीधर शुक्ला जी ग्रामीण चेतना के प्रबल कवि हैं। ठीक है, ये ग्रामीण जीवन के खान पान के बारे में लिखते हैं, रीति रिवाज के बारे में बताते हैं, पहनावे बढ़ावे के बारे में बताते हैं, प्रकृति परिवेश पर चित्रण करते हैं और कमियां क्या क्या रही समाज में, यानी जो अभाव रहा है किन चीज़ों का, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, जो बेबस जीवन है गाँव का, अंधविश्वास जो गाँव में फैला हुआ है, इनको बड़ी कुशलतापूर्वक शुक्ला जी ने निरूपित किया है। और आप देखिएगा इनकी ग्रामीण चेतना बहुत ही एक प्रकार से ज़बरदस्त है। इनकी कई सारी कविताओं में आपको दिखता है, जैसे कि कहते हैं कि हिया सूख छपरन पर फूले लौकी सेम तुरैया, हिया बनन के पशु बिलगामे कोमल नरम कलैया, हिया सबे सुख अपने बल पर पवन ढुरे रस बेनिया, और हिया बसी है दुनिया की चूसी यह गावन की दुनिया। तो बंशीधर शुक्ला जी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय चेतना पर कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, ग्रामीण चेतना से रिलेटेड कविताएं भी इनकी मिलेगी। और खास करके राष्ट्रीय चेतना से रिलेटेड कविताएं इनकी लिखी गई हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी कही दिया जाती है। खास करके इनकी रचना है राष्ट्रीय गान, एक रचना है, नेहरू सावधान रचना है, कांग्रेस की कुकड़ुक कुएं एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है, कांग्रेस सरकार स्वाहा, खूनी पर्चा, दिल्ली षड्यंत्र, ये कई प्रकार की रचनाएं लिखी, जिसके कारण से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, जन कवि दी जाती, ग्रामीण चेतना को लिखा, ग्रामीण जनता के जो अभाव थी, जो कमियां थी, उन कमियों को निरूपित किया, जो अंधविश्वास था, रीति रिवाज था, खान पान था, पहनावा ओढ़ावा था, सबको निरूपित किया। इसलिए इनको जन कवि कहा जाता, चूँकि हर जनमानस की जो अंतरात्मा की बातें हैं इनकी कविताओं के माध्यम से प्रस्फुटित होती हैं। तो आप देखेंगे कि जन कवि, राष्ट्र कवि और अवधि सम्राट इनको यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अगर अवधि सम्राट के बारे में या बंशीधर शुक्ला जी से कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से कुछ बातों को जानने के बाद में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है ये, खास करके पूछा गया आद्या प्रसाद मिश्र। आद्या प्रसाद मिश्र का जो उपनाम है वो नाम है उन्मत्त। तो आपसे पूछा जा रहा है आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त की भाई? तो आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले यही जान लो, 1935 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2006 में इनकी मृत्यु हुई है। ओके, इनकी कविताओं में अगर बात की जाए तो इनकी कविताएं, कई सारी कविताएं हैं, जैसे कि पहली कविता है आपके पाठ्यक्रम में संकलित होने वाली, कौन सी कविता है भाई? डगर महकी। कौन सी कविता है? डगर महकी इनकी कविता शामिल है। दूसरी कविता है पाती। ठीक है, पाती कविता बड़ी फेमस कविता है। तीसरी कविता जो शामिल है वो शामिल है आज देवारी आ। ठीक है, आज देवारी, देवारी माने होता है दिवाली, तो आज देवारी आ, दिवाली के त्यौहार के बारे में बताई गई इसमें बातें। और चौथी कविता इनकी जो शामिल है आपके पाठ्यक्रम में वो कविता है गर्मी आई। कौन सी कविता है? गर्मी आई। ओके, और जो पांचवी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो संकलित है तनी झूमिके बरस। कौन सी कविता है? तनी झूमिके बरस। ठीक है, तनी झूमिके बरस। तो एक प्रकार से ये कविताएं इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न केवल इन्हीं से नहीं पूछा जा सकता आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त से, बाकी भी लोगों से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आचार्य विश्वनाथ पाठक की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये भी पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे? आचार्य जो विश्वनाथ पाठक जी हैं, इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचना है वो, सबसे पहली बात आपको बता दूं, सर्वमंगला के 2 सर्ग इसमें संकलित हैं। सर्वमंगला के 2 सर्ग। ठीक है, सर्वमंगला इनकी रचना है, आचार्य विश्वनाथ पाठक की अवधि कवि हैं, और सर्वमंगला के 2 सर्ग जो हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पहला सर्ग है स्वतंत्रता का मंच और दूसरा सर्ग है स्वराज की स्थापना। तो 2 आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगर आपसे और पूछे त्रिलोचन शास्त्री की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो आप बताएंगे अमोला जो रचना है, उसी अमोला से 51 बरवय आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बात ध्यान रखिएगा, क्लियर? त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1917 में जन्म हुआ था, 2007 में मृत्यु हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बंशीधर शुक्ला जी की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो बंशीधर शुक्ला जी की बात की जाए तो बंशीधर शुक्ला जी का जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था, आपको पता होगा। 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी, मैंने आपको बताया भी। तो बंशीधर शुक्ला जी की जो रचना है वो कई रचनाएं, 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो इनसे भी प्रश्न यह बन सकता है, जैसे आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त से बना है, तो इनसे बन सकता है बंशीधर शुक्ला जी से। तो देखिए, पहली रचना है राम मड़ैया आपके पाठ्यक्रम में संकलित है।
दूसरी रचना है किसान की अर्जी, तीसरी रचना है हुआ कसकस हुए निर्वाह, चौथी रचना है तपनी और पांचवी रचना है बदरा आए जरे। और इन सभी कविताओं की व्याख्या चाहे मैं बंसीधर शुक्ला जी की बात करूं, चाहे आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की बात करूं, चाहे एक प्रकार से शेख निसार की यूसुफ जुलेखा की बात करूं या अन्य कवियों की बात करें जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, लगभग अधिकतर कविताओं की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में चीज़ें संकलित है। आपको बताऊं कि आपके पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो पाठ्यक्रम में आपके लगभग 6 कवि संकलित है मुख्य रूप से, और 3 आपके द्रुत पाठ के रूप में संकलित। द्रुत पाठ का मतलब होता है जो उनसे केवल लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। तो अगर खास करके बात करूँ पहले कवि कौन है आपके, शेख निसार आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यूसुफ जुलेखा का एक खंड 60 ऋतु वर्णन आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जो दूसरे विद्वान हैं उनका नाम है, कवि हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस, तो इनकी 5 कविताएं संकलित हैं। ओके। तीसरे विद्वान है बंसीधर शुक्ला जी, 5 कविताएं हैं। त्रिलोचन शास्त्री की अमोला से 51 बरवे, आचार्य विश्वनाथ पाठक की बात की जाए तो सरमंगला के 2 सर्ग, ठीक है। और आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त की बात की तो 5 कविताएं संकलित हैं। इसके अलावा द्रुत पाठ्यक्रम में मतलब द्रुत पाठ में 3 कवियों के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी रचनाओं और उनके खास करके उनसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। उनमें नाम है गुरु प्रसाद सिंह मृगेश का, चंद्रभूषण त्रिवेदी यानी रमई काका का, और तीसरे विद्वान है द्वारका प्रसाद मिश्रा का। तो ये 3 विद्वान हैं, 3 कवि हैं अवधि के, जिनको आपको द्रुत पाठ के रूप में पढ़ना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है पड़ीस की सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। पड़ीस बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस, इनका पूरा नाम है बलभद्र प्रसाद दीक्षित और उपनाम है पड़ीस। तो इनकी सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालना है आपको 50 शब्दों में, ठीक है। तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1898 में, सबसे पहले यही बात जानिए। मृत्यु हुई थी 1942 में, 1942 में। ओके। और आपको बताऊं कि बलभद्र प्रसाद दीक्षित की तो इनकी जो सांस्कृतिक चेतना है, इनके सांस्कृतिक चेतना में छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव आपको दिखेगा। छायावादी काव्य प्रवृत्तियों से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, सजग सर्जक हैं ये। छायावादी सांस्कृतिक चेतना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है पड़ीस जी को। और भारतीय संस्कृति की प्रगतिशील चेतना भी आप देखिएगा तो पड़ीस जी में आपको दिखेगी। और इसी कारण से आपको मिलेगा कि इनकी जो रचनाएं हैं, सारी रचनाओं में, अधिकतर रचनाओं में अपनी संस्कृति के उदात्त पक्षों को मुखरित किया है। यानी जो अपनी भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास किया है। और ख़ास करके इन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति है, एक इनकी रचना है छीछा लेदर। छीछा लेदर एक कविता ऐसी है, इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अपनी संस्कृति किस तरीके से उच्च है और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो किस प्रकार से उसकी कमियां, पाश्चात्य संस्कृति की क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को कहीं ना कहीं पे छीछा लेदर कविता में आपको मिलेगी। तो एक प्रकार से अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा करके बताने का काम किया इन्होंने और पाश्चात्य संस्कृति के जो नकारात्मक पक्ष थे उनको उकेरने का प्रयास किया। जिस पाश्चात्य संस्कृति को लोग आज अपना रहे हैं उस पाश्चात्य संस्कृति के एक प्रकार से के आलोचना इन्होंने करी और बहुत अच्छे तरीके से करी। बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है जब इस प्रकार से कोई कवि हमारे समक्ष आता है जो कि अपनी संस्कृति के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये थे बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस। इनकी सांस्कृतिक चेतना छायावादियों से प्रभावित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी भाषा की बात की है तो काव्य भाषा इनकी उत्कृष्ट कोटि की थी और महान कवि जैसा होता है उसी प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। और इनकी कविताओं में आप देखिएगा माधुर्य बहुत अच्छा दिखेगा और ख़ास करके अवधि को खड़ी बोली के समकक्ष पहुंचाने में जो काम किया है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस वो अद्वितीय काम है आधुनिक अवधि कविता के लिए। और अवधि साहित्य में इनका योगदान खास करके अविस्मरणीय हमेशा रहेगा। और अलंकार सौंदर्य इनका बड़ा एक प्रकार से इनके जैसा कोई नहीं मेरे ख्याल से अवधि में करता था जैसा बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी ने किया है। और अवधि भाषा का विधिवत संस्कार करके उसको परिमार्जन किया और एक प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे अवधि पीछे रह जाए, मतलब अवधि को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का ही काम किया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनकी कई सारी कविताएँ जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी चीज़ें आपको मिलती रहें, ठीक है। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस की अगर बात की जाए तो इनकी रचना जैसे स्वनहली श्यामा हो गई, ये रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा और भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं इनकी, ठीक है।
खास करके अगर बताऊँ बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी इसकी, चूँकि पाती रचना है, डोगिया रचना है, सूखीडार है, घसियारिन है, सुनहली श्यामा और घसियारिन। आप देखिए एक प्रकार से ऐसे जो है चीज़ों को उठाया गांव से जिसके बारे में कोई कभी नहीं लिख रहा था। सुनहली श्यामा एक गांव की कन्या जिसकी सुंदरता के बारे में बताया है, जिसका कपड़ा भी फटा हुआ है, फिर भी एक प्रकार से वो कन्या इतनी सुंदर लग रही है कि क्या बताया जाए। मनई कविता आप देखिएगा, सुनहली श्यामा में आप देखिए बताया गया कि बरगद के तरे बौली पर हृदयों के भीतर भाव बरी उतरी बिन पखनन केर परी, वह चंद्रलोक की किरण जे सांवर सांवर सुंदर श्यामा। सांवली कलर की है, वो लग रहा है कि चंद्रलोक की कोई परी है, पृथ्वी पर उतर आई है। बाउली पर बरगद के नीचे, बाउली माने कुआं, उसी कुआं की धरन पर सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से सभी लोग बैठे हैं और उसमें कुआं पर पानी भरने के लिए बाउली एक प्रकार से चौतरा होता है बरगद के किनारे का, उसी पर बैठते हैं और कुआं के बगल खास करके वो था, उसी पर बैठे हुए थे तमाम सारे लोग। तो वो देख रहे हैं कि सुनहरी श्यामा आ रही है। तो इस प्रकार से चीज़ों को लिखने का प्रयास किया इन्होंने, पढ़ी जी ने। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यूसुफ और जुलेखा, ये खास करके यूसुफ जुलेखा जो रचना है, महाकाव्य है, खास करके यूसुफ जुलेखा, इसको लिखा है शेख निसार ने। और आपको बताऊं कि शेख निसार के गुरु थे शेख हबीबुल्लाह, और ख़ास करके शेख निसार के पितामह थे, मौलविया संप्रदाय में दीक्षा ली थी शेख निसार ने। और ख़ास करके आप देखिएगा कि यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं शेख निसार। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से जुड़े रहे, अवधी के क्षेत्र में अवधी भाषा में रचनाएं लिखी इन्होंने। और यूसुफ जो इसका नायक है, खास करके यूसुफ जुलेखा रचना का, खंड काव्य का। तो आप देखिएगा कि यूसुफ जुलेखा में जो शेख निसार हैं, मतलब शेख निसार ने लिखा है यूसुफ जुलेखा को। तो यूसुफ की जो विशेषता है, चारित्रिक विशेषता, उसमें पहली बात है कि यूसुफ जो है पितु भक्त है, यानी अपने पिता की सारी बातों को मानता है, आज्ञाकारी है। दूसरी बात है क्षमाशील है, यानी क्षमा भी कर देता है, किसी कोई अपराध हो क्षमा कर देता है, ठीक है। तीसरी बात है विनयशील है, विनय भी उसके अंदर है। चौथी बात यह है कि स्वप्न विश्लेषक है, वो श्रेष्ठ स्वप्न विश्लेषक बोल सकते हैं इसको, यानी कि वो सपना जो देखता है, कोई सपना अगर कोई व्यक्ति देखे तो अगर उससे पूछो कि भाई मैंने आज ये सपना देखा था, तो बता देता था कि भाई इस सपने का क्या मतलब होता है, यानी सपनों का विश्लेषण करने में माहिर था ये। इसके पिता भी ऐसे ही थे, उत्कृष्ट प्रेमी था ये, पांचवी बात। छठा इसकी विशेषता ये थी कि भाई कर्तव्य परायण था, अपने कर्तव्य को हमेशा किया करता था, अच्छा पति की भूमिका निभाई इसने, ठीक है। त्यागी था, उदार हृदय वाला व्यक्ति था, और अपनी पत्नी के धर्म मार्ग में बाधक नहीं बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। तो कहीं ना कहीं पे यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं आपको मैंने बताई। जुलेखा की अगर पूछेगा आपसे तो जुलेखा नायिका है चूँकि इस महाकाव्य की, ठीक है। तो जुलेखा की बात की तो एकनिष्ठ प्रेमिका है जुलेखा, अपूर्व सुंदरी मतलब खूब सुंदर है, आदर्श पत्नी का किरदार निभाती है, संघर्षशील है, कूटनीतिक स्त्री है। तो कई प्रकार के गुण इसके अंदर विद्यमान है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। समकालीन अवधि कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनमें खास करके नाम आता सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो त्रिलोचन शास्त्री जी का। दूसरे नंबर पर आप नाम लिख सकते हो एक प्रकार से पारस भ्रमर का, और भी नाम लिख सकते हो आप दयाशंकर दीक्षित जी का, इनको देहाती भी कहा जाता है। इसके अलावा चौथे देहाती इनका उपनाम है दयाशंकर दीक्षित जी का। हरि भगत सिंह एक व्यक्ति हैं, इनको उपनाम यानी इनकी उपाधि है पमार, मतलब इनका उपनाम है पमार। तो हरिभक्त सिंह पमार जी भी समकालीन अवधि कविता के ही प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा पांचवें कवि का नाम आप लिख सकते हो लवकुश दीक्षित, ये भी अवधि के ही कवि है। रामशरण सिंह भी अवधि के ही कवि हैं। इसके अलावा केदारनाथ मिश्र चंचल, ठीक है, ये भी कवि हैं। इसके अलावा रमाकांत श्रीवास्तव जी, चक्रपाणी पांडे जी, आद्या प्रसाद मिश्रा, उन्मत जी का तो नाम बहुत ही फेमस ही है अवधि इस क्षेत्र में, खास करके आधुनिक अवधि में। और ब्रजभूषण लाल श्रीवास्तव जी का भी नाम बड़ा फेमस है। तो इन सभी कवियों के, ब्रजभूषण शरण लाल की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह मेरे बगल के ही हैं, आपको बता दूँ, जो इस समय विवादों के घेरे में हैं, कटघरे में खड़े हैं। और हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से चीज़ें हुई होंगी, लेकिन हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर जांच होगी, और जांच में जो निकलेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। इस प्रकार के दुर्व्यवहार को कभी एक प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। चूँकि
जो है अगर गलत आक्षेप लगाया जाएगा किसी पर तो ये भी दिक्कत की बात है कि भाई ऐसा होगा तो ट्रेंड चल जाएगा एक प्रकार से। तो दोनों पक्षों को सही तरीके से सुनना चाहिए न्यायालय को, और एक अच्छा निर्णय भी देना चाहिए अगर बात न्यायालय तक जाएगी तो। और मुझे लगता है जो जांच कमेटी बैठी है उसको खूब अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जाँच करनी चाहिए इस मामले की। हालाँकि जाँच चलेगी तो अच्छे तरीके से होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि सब राजनीतिक मुद्दा चलता रहता है, इस पर हम लोगों को नहीं जाना, हम लोगों को अपना एक परीक्षा निकालनी है। तो नाम आ गया ब्रजभूषण लाल श्रीवास्तव जी का, तो मैंने सोचा कि भाई इस पर बता दिया जाए कि वो वाले नहीं हैं, दूसरे वाले हैं। तो अवधि के कवि हैं, ठीक है, खास करके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बंशीधर शुक्ल की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। बंशीधर शुक्ला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, बड़ी फेमस रचनाएं हैं, तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी भाई? देखिए, बंशीधर शुक्ला जी की बात की जाए तो सबसे पहली रचना इनकी है आल्हा सुमेरनी। आल्हा सुमेरनी जो रचना है ये बंशीधर शुक्ला जी की प्रथम कृति मानी जाती है। और इसके बाद में इनकी और भी रचनाएं, जैसे कि कृषि विलाप इनकी रचना है, फिर इनकी रचना है बेटी बेचन, चौथी रचना आप लिख सकते हो युगल चंडालिका, ये भी जो है बंशीधर शुक्ला जी की ही रचना है। इसके अलावा कुकड़ुक्कू, नेहरू सावधान, पंत पुराण, कमला आख्यान, नसबंदी बंद करो, कई प्रकार की रचनाएं इनकी हमारे समक्ष आती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अवध मतलब कि एक प्रकार से इनको क्या बोला जाता है, अवधि सम्राट बोला जाता है इनको बंशीधर शुक्ला जी को। तो ये इनकी रचनाएं थी जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, शेख निसार का वास्तविक नाम बताइए। शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था भाई? तो शेख निसार जो हैं ये अवधि के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं, ये आपको पता ही होगा, मतलब थे, अब तो इनका देहांत हो गया है। तो निसार जी की अगर बात की जाए तो इनका खास करके उपनाम निसार है। शेख निसार जो है इनका उपनाम है। इनका बचपन का नाम या इनका जो वास्तविक नाम है ये कौन सा नाम था भाई? गुलाम अशरफ। क्या नाम था? गुलाम अशरफ जो है, गुलाम अशरफ इनका क्या नाम है भाई? गुलाम अशरफ जो है इनका नाम था, शेख निसार का वास्तविक नाम, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, भाषाओं में जो नाम का अंतर होता है, मैं एक बात आपको बताऊं, एक कहीं पर मैंने देखा था, सुना था इस चीज़ को, ठीक है। देखिए, जैसे एक मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम छेदी है, छेदी नाम के कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो छेदी नाम भारत में है, हिंदी में मान लेते हैं छेदी नाम, ठीक है। अच्छा, छेदी को अगर इंग्लैंड में छेदी रखा जाए, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो क्या निकलेगा? छेदी को अगर छेदी नाम अगर इंग्लैंड में रखा होता छेदी नाम के स्थान पर, तो छेदी जैसा अर्थ देने वाला नाम कौन सा होगा? विलियम होल, ठीक है। तो विलियम होल इनका नाम होता छेदी का, अगर ये इंग्लैंड में पैदा होती। अगर यही छेदी खास करके अगर बताऊं किसी जो है जैसे कि कहाँ पर पैदा होते, अगर मैं बताऊं आपको, और भी कई सारी चीज़ें थी, मैंने इस पर एक 2-3-4 नाम मुझे पता था 2-3-4 देशों के, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इसको सुनते, तो नाम का भी प्रभाव पड़ता। तो वास्तविक नाम इनका था गुलाम अशरफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक तो विलियम होल होगा छेदी का नाम, और एक और भी कोई था सुराक अली। अगर मान लेते पाकिस्तान में होते तो इनका नाम क्या होता छेदी का? सुराक अली रख देते। क्या रखते? सुराक माने छेद होता है ना, तो सुराक अली हो जाता है इनका नाम। तो इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि एक नाम जो है किस तरीके से, अगर भाषाओं के अंतर को, अगर भावों को समझते हुए लिखा जाए तो कई प्रकार के नाम एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। हालांकि आगे बढ़ते तो शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था? गुलाम अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां प्रश्न आप देखिएगा, चकल्लस काव्य संग्रह में शामिल किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। चकल्लस जो खास करके काव्य संग्रह है किसका है? सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है। तो चकल्लस जो काव्य संग्रह है ये बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी का है। आपने नाम तो सुना होगा पड़ीस जी का, बिल्कुल सुना होगा। तो चकल्लस काव्य संग्रह इन्हीं का है। इसमें कई सारी रचनाएं संकलित हैं, और इसको लेकर के निराला जी ने टिप्पणी भी की थी चकल्लस के बारे में। चकल्लस के बारे में निराला जी ने कहा था कि देहाती भाषा में होने पर भी जहाँ तक काव्य का संबंध है, चकल्लस जो है ये अनेक गुणों से विभूषित है। इसके चित्र सफल और सार्थक हैं, स्वाभाविकता पद पद पर मिलती है चकल्लस की कविताओं में, और हिंदी के अनेक सफल काव्यों से यह बढ़कर के है चकल्लस जो कविता संग्रह है। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता कि हिंदी के अन्य काव्यों से बढ़ करके है, या उसके समकालीन है, या उसके समान है। समकालीन कहना उचित ना होगा, समान है, ठीक है। तो चकल्लस काव्य संग्रह ये है। चकल्लस काव्य संग्रह में कई प्रकार की रचनाएं संकलित है। 5 रचनाओं के नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि आवा बसंतु आवा, ये पहली रचना। दूसरी रचना फिरियाद। तीसरी रचना आप लिख सकते हो रमैया राम के। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में जो रचना संकलित है जो है खास करके जो है उसकी रचना सूखी डार।
सूखी डार भी आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है वो भी चकल्लस काव्य संग्रह से ही है। इसके अलावा डोंगिया आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचना है वो भी इसी में है। इसके अलावा सोनहिली श्यामा ये भी चकल्लस काव्य संग्रह से ही है, ठीक है। ऐसा बेटौनी ये भी एक प्रकार से बेटौनी हो गई, परछाई, ठीक है, दोसर दुनिया, अभिलाष, ललिका, भले मानुस, कई रचनाएं आप देखिएगा चकल्लस में संकलित हैं। तो ये चकल्लस के काव्य संग्रह में शामिल कुछ रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था फैज़ाबाद जनपद में, जो कि अब अयोध्या जनपद हो चुका है। तो वैसे पहले इसको अयोध्या ही कहा जाता था, बाद में जब मुगल वगैरह आए तो फैज़ाबाद नाम हो गया उसका, बाकी उसका नाम पहले अयोध्या ही था। तो फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या जनपद के एक पड़ता है पटखोली, आजकल तकिया कानूनगो कहा जाता है। तकिया कानूनगो गांव में 26 जुलाई 1931 को आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। कब हुआ था? 24 जुलाई 1931 को जन्म हुआ था। और एक प्रकार से राम प्रताप पाठक के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था, यानी इनके पिताजी का नाम था आचार्य विश्वनाथ पाठक के राम प्रताप पाठक, जो कि पंडित थे, विद्वान थे। पटखोली गांव अब खास करके अंबेडकर नगर जिला जो पड़ता है उसमें पड़ता है, और गोसाईगंज कस्बा जो है उससे 9 किलोमीटर दक्षिण बाला पैकोली मार्ग है उसी पर स्थित है ये गाँव, ठीक है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की बात की जाए तो इनकी जो प्रथम कृति है इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो पाठक जी की जब कक्षा 8 या 9 के विद्यार्थी थे तभी इन्होंने अपनी पहली काव्य कृति लिखी थी संयुक्त खंड काव्य के रूप में, ठीक है। तो इनकी पहली काव्य कृति यही है, खंड काव्य लिखा था जब ये कक्षा 9 या कक्षा 8 में थे तभी, ठीक है। और बड़ी ही मनोहारिणी रचना है ये, इसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है, अनुप्रासंगिकता का समावेश पूरी रचना में आपको दिखेगा। तो ये आचार्य विश्वनाथ पाठक के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए खंड बाकी में बात करूं तो यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न करने हैं आपको खंड बा के। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। यहीं पर आपको मैं बता दूं कि जो व्याख्यात्मक प्रश्न है वो भी आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा लघु उत्तरीय का 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? शेख निसार की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शेख निसार की काव्य भाषा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि शेख निसार की काव्य भाषा क्या है, या इस पर कुछ लिखें। तो शेख निसार की बात किया तो यूसुफ जुलेखा जो रचना है, इस रचना में खास करके जो प्रचलित भाषा थी खास करके प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की, वो अवधी भाषा थी। तो अवधी भाषा में ही शेख निसार ने लिखा है यूसुफ जुलेखा को। और अवधी भाषा में संस्कृत के शब्द भी आपको दिखेंगे, अरबी के शब्द दिखेंगे, फारसी भाषा के शब्द दिखेंगे। इन सभी शब्दों की भरमार आपको दिखेगी। और खास करके तत्कालीन अवधि में जो चीज़ें लिखी इन्होंने यूसुफ ने, यूसुफ नयन सपन यक देखा, बहुर पिता कहे कहा सरेखा, जानहु गरह एकादश आए, रवि सस मिल मोहि शीस नमाए। ये सब अवधी भाषा का ही एक प्रकार से चौपाइयाँ हैं जो कि यूसुफ जुलेखा रचना में आपको दिखती हैं। तो यूसुफ जुलेखा खास करके उसमें प्रेम व्यंजना इस्लाम धर्म से बहुत गहरी जुड़ी हुई है, और प्रेम कहानी जो है कुरान शरीफ के तत्वों पर आधारित है। और आप देखिएगा फारस के सूफी संत जामी और अलग जाली ने प्रेम तत्व को प्रगाढ़ बनाया, किंतु शेख निसार ने इस कृति में अपने अभिनय के रंग को और निखार दिया और अच्छे तरीके से चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है यूसुफ जुलेखा खंड काव्य में। यूसुफ जुलेखा में आप देखिएगा नायिका जो है यानी जुलेखा स्वप्न के माध्यम से प्रिय का दर्शन करती है, उस पर अनुरक्त होकर के तमाम विघ्न बाधाओं को पार करती है, लोक निंदा को सहती है, और इसके बाद में प्रिय को पति के रूप में प्राप्त भी करती है। और बाद में संयोग के बाद में उसका मन आध्यात्मिक प्रेम की ओर झुक जाता है और वह यूसुफ को छोड़ देती है, ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाती है। और अंतोगत्वा होता है कि यूसुफ जो है अपनी वृद्धावस्था में स्वर्गवासी हो जाता है। तब जुलेखा को सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है और वह यूसुफ की लाश पर विलाप करते करते प्राण त्याग देती है। इस प्रकार की प्रेम कहानी है यूसुफ जुलेखा की, पूरा जब आप पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के शेख निसार के द्वारा जो दर्शाया गया प्रेम तत्व है वो सूफी दर्शन से प्रभावित है। और जुलेखा सभी ऋतुओं में प्रेम के वियोग को सहन करती है। जुलेखा की प्रेम भावना प्रारंभ से ही सर्वदा एकांतिक रही है। वह एक निष्ठ होकर के अपना सारा रूप, यौवन, जीवन सब कुछ प्रिय को रटते रटते गंवा देती है। तो यूसुफ भी जुलेखा के प्रति अगाध प्रेम और एक निष्ठ प्रेम करता है। और खास करके जब जुलेखा अलख में लीन होती है, भगवान में लीन होती है, अध्यात्म में लीन होती है,
तब भी अपने अगाध प्रेम के कारण से उसके मार्ग में बाधा नहीं बनता यूसुफ, वो छोड़ देता है कि भाई जाओ, तुम अगर अध्यात्म में घुसना चाहती हो तो जाओ, कोई मैं रोकूंगा नहीं। तो एक प्रकार से शेख निसार ने इस प्रकार की चीज़ों को सामने लाया जैसा अन्य प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कभी नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो इनकी भाषा आप देखिएगा पूर्वी अवधि से मेलजोल खाती है, जिसमें कुछ ठेठ अवधि के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। इनकी जो रचना है यूसुफ जुलेखा, इसमें कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग आपको दिखेगा खास करके, और जिसका प्रयोग सवैया छंद जो लिखे गए हैं इनके द्वारा, उस सवैया छंदों में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि घोलहि मेघ वियोगिन को दुख डोलहि चातक बोल न बोलहि, ये ब्रज भाषा का प्रयोग है। यानी जो सवैया छंद में जो इन्होंने पद लिखा है, क्योंकि सवैया छंद में आप देखिए जो पद ही लिखे जाते हैं, चाहे वो सूरदास की बात की जाए या अन्य लोगों की, तो पद जो है सवैया छंद में अधिकतर लिखे जाते हैं, कवित्त सवैया ये सब पद लिखे जाते हैं। तो ब्रज भाषा में पद और सवैया की बड़ी अच्छी तालमेल फिट हो जाती है, और इसीलिए आप देखिएगा जो सवैया के छंद इन्होंने लिखे हैं ये शेख निसार जी ने, वो खास करके आप देखिएगा वो जाकर के आपका ब्रज भाषा से समानता रखते हैं, ब्रज भाषा के जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग में दिखेगा, लेकिन बाकी चौपाइयों में, जैसा कि चौपाइयों में अवधि एक प्रकार से अपनी छाप छोड़ती है, और अवधि कुल मिलाकर के चौपाइयों को अपने आप में जकड़े हुए, चाहे तुलसीदास जी की रामचरितमानस की बात कर ली जाए, चाहे यूसुफ जुलेखा की बात कर ली जाए, या अन्य चौपाइयों वाला किसी महाकाव्य की बात कर ली जाए। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, चाहे पद्मावत की बात कर ली जाए जो कि महाकाव्य है, विशाल महाकाव्य है। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अवधि भाषा में लिखा गया, वो भी एक प्रकार से अवधि भाषा में ही लिखा गया है और मध्यकाल की रचना है। तो अवधि में ही चौपाइयाँ ज़्यादा बेटर लगती है और सुंदर भी दिखती है, और पढ़ने में अच्छी भी लगती हैं। तो खास करके जो कवि सवैया हो वो ब्रज भाषा में अच्छे लगते। तो इस प्रकार से जहाँ पर काव्य की भाषा ब्रज में होनी चाहिए वहाँ पर ब्रज है, जहाँ पर अवधि है वहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग, लेकिन अधिकतर भाषा जो है वो अवधि भाषा का प्रयोग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। शेख निसार ने अपने काव्य के लिए सामी कथा का चुनाव किया है। प्रथम पांडुलिपि फारसी लिपि में इनकी तैयार की गई, फिर भी अरबी फारसी के एक आध शब्दों का प्रयोग ही इनमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कवि की जो भाषा है वो विशुद्धतावादी नहीं है, इनमें तत्सम शब्द भी आपको मिलेंगे, और कई मतलब तत्सम शब्द स्वाभाविक रूप से कई बहुत अधिक मात्रा में आपको दिखेंगे इनकी रचनाओं में। तद्भव शब्दों का प्रयोग कवि ने मुक्त भाव से किया है, और यूसुफ जुलेखा में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग आपको दिखेगा, और खास करके जैसे व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जानहु गरह एकादश आए, रवि सस मिल मोहि शीस नमाए, ये जो है एक प्रकार से ये इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग भी करते हैं अपनी भाषा में। ये मुहावरा इन्होंने किया, जैसे कि हिया बजर का भयो हमारा, यानी हिया वज्र, वज्र माने होता है वज्र का होगा, हिया माने हृदय, ठीक है, हमारा माने मेरा, भयो माने हो गया। ठीक है, तो हमारा जो हृदय है वो वज्र के समान कठोर हो गया है। ठीक है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं ये अपनी भाषा में, जैसे कि बैरी छोट न जानिए छोटे दिन और रात, यानी दिन और रात छोटे बड़े होते हैं लेकिन दुश्मन छोटे बड़े नहीं होते, दुश्मन हमेशा बराबर होता है, दुश्मन को कभी कम मत आंकना। ये लोकोक्तियों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो कवि ने दोहा, चौपाई, सोरठा, मतगन, सवैया, मदिरा सवैया, इन तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी आपको इनकी रचना में दिखेगा शेख निसार के। और कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करती है ये रचना, खास करके शेख निसार के द्वारा लिखी गई यूसुफ जुलेखा, और अवधि भाषा को और अधिक आगे बढ़ाने में भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है आर करके, तो चाहो तो ये प्रश्न करोगे, और उसके स्थान पर अगर आपको नहीं पता तो आप ये प्रश्न मृगेश जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बात ध्यान रखिएगा। तो मृगेश जी की बात की है तो मृगेश जी का पूरा नाम क्या है? गुरु प्रसाद सिंह मृगेश। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में 12 जनवरी को। बाराबंकी जिले का एक रामनगर ग्राम है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और साहित्य सृजना की दृष्टि से सचमुच मृगेश ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, खड़ी बोली, अवधि, ब्रज भाषा तीनों में इनकी रचनाएं आपको दिखेंगी, किंतु इनका जो साहित्य है उसका अधिकांश भाग अवधि में ही लिखा गया है, इसीलिए इनको अवधि का एक श्रेष्ठ कवि हम कह सकते हैं। ठीक है, गुरु प्रसाद सिंह ने लगभग 15 पुस्तकों की रचना करी है, और इनकी अधिकांश कृतियों का जो चयन हुआ है वो गाँव के गीत शीर्षक में संग्रहित हैं रचनाएँ। ठीक है, बरवे व्यंजना में लगभग 101 बरवे छंद लिखा है इन्होंने, बरवे व्यंजना इनकी रचना है। गांव के गीत शीर्षक से इनका काव्य संग्रह प्रकाशित, उसमें कई सारी रचनाएं संकलित हैं। ठीक है,
तो खास करके चहलारी नरेश परिजात 2 महाकाव्यों की रचना भी करी है। और इनकी जो रचना है दया का दंड, मृगांक, मृगेश का महाभारत, सुगीत, माधव मंगल, ये सब रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। मृगेश जी की बात की है तो उनके पिताजी का नाम था गुलाब सिंह, ठीक है, और जो कि एक अध्यापक थे। इनकी शिक्षा हुई थी मृगेश जी की मिडिल स्कूल से, और मिडिल स्कूल तक ये पढ़े भी थे। और इनका विवाह 16 साल के जब ये थे तभी इनका विवाह भी हो जाता है मृगेश जी का। 1930 ईस्वी में ये प्राइमरी के अध्यापक हो जाते हैं। और जब ये प्राइमरी के अध्यापक थे तो उस समय प्राइमरी की जो तनख्वाह थी वो 12 रुपये एक महीने में मिलता था, और उसी को लेकर के ये एक प्रकार से पढ़ाया करते थे। और चूँकि जमींदारी ठाठ था इनका, जमींदार के घर में पैदा हुए थे, गुलाब सिंह के यहाँ पैदा हुए थे, तो जमींदार थे गुलाब सिंह। तो चूँकि जमींदारी ठाठ था तो इसके कारण से 12 रुपये भले ही तनख्वाह मिलती थी, लेकिन 12 रुपये बहुत होते थे उस समय। तो ये घोड़े पर बैठ करके विद्यालय में पढ़ाने जाया करते थे। तो ये एक प्रकार से अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, और बहुत ही जमींदारी ठाठ के साथ जाया करते थे पढ़ाने, ठीक है। और संवेदनशील थे, परोपकारी व्यक्ति थे ये। और 1938 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक इन्होंने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में अवधि के कार्यक्रमों से जुड़े रहे। तो एक प्रकार से मृगेश जी के बारे में इस प्रकार से मैंने आपको बताया। मृगेश जी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इनकी कई सारी रचनाएं मैंने आपको बताई, 2 महाकाव्य भी लिखा है, परिजात और चहलहारी नरेश, तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्वारिका प्रसाद मिश्रा की रास मंजुल कविता के आधार पर उनके प्रकृति चित्रण का विवेचन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वारिका प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की, द्वारिका प्रसाद मिश्रा की अगर बात की जाए तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा की रचना है रास मंजुल। तो उसी कविता के आधार पर उनकी प्रकृति चित्रण, यानी रास मंजुल कविता में प्रकृति चित्रण का विवेचन कैसे, मतलब उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति चित्रण किया है अपनी कविता में, उसी का विवेचन हमको करना है। द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की बात की है तो इनकी रचना रास मंजुल जो है बड़ी फेमस रचना है। इसमें रास मंजुल में आप देखिएगा भगवान कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया है इन्होंने। संपूर्ण रचना में प्रकृति का बहुत ही मनोहारी वर्णन करने का प्रयास है और अच्छे तरीके से किया भी है। प्रकृति के खास करके दोनों रूपों का प्रयोग आपको दिखेगा, और रम्य रूपों में प्रकट होती है प्रकृति इनके रचनाओं के माध्यम से, खास करके रास मंजुल में। और शरद ऋतु की रात्रि अनेक प्रकार से सुसज्जित होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और कृष्ण की चित्र रंजन प्रवृत्ति को रास बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार के वर्णन भी आपको दिखेंगे इनकी रचनाओं में। कृष्ण मुरली बजाते हैं, जिसकी ध्वनि को सुनकर के पक्षी जो है अपना घोंसला, पशु अपना जंगल, ये सब छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। ये सब प्रकृति का मनोहारी चित्रण ही है, तो इनकी रचनाओं में जो दिखता है। इसके अलावा आप देखिएगा पूरी प्रकृति रास करने के लिए जागृत हो जाती है, और इस प्रकार प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन इनकी रचना में आपको दिखता है रास मंजुल में। और रास मंजुल का एक छंद है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। उसमें प्रकृति का बड़ा सुंदर समन्वयात्मक वर्णन किया इन्होंने कि सरदागम शोभित मधुयामिन, महि अवतरित मनहु सुरकामिन, बिलसित व्योम विमल विधु आनन, कुंचित अलक श्याम ससलांछन। तो चंद्रमा का मानवीकरण भी इन्होंने किया है, जैसे कि इन्होंने लिखा कि ठिठक्यो विधु बांध बेणु स्वर, बाढ़्यो व्योम उलास, यामहीन यामिनी भई, रच्यो श्याम महिरास। तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी जोन हैं, ये रास मंजुल कविता में खूब बढ़िया प्रकृति के बारे में बतावत हैं, और भी प्रकृति का वर्णन बहुत बढ़िया तरीके से करत हैं, जो उनकी शोभनीय है अगर देखा जाए तो ये कहा था द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी कि मेचक केस बंध कमनिया और बिरचित सुमन रास रमणीया। तो इस प्रकार से रमणीय प्रकृति का वर्णन करते हैं, और रास मंजुल में प्रकृति के अनेक मनोहारी रूपों का वर्णन करने में माहिर हैं द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी। और ये कहते हैं कुल मिलाकर के इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये सब बात हम तुम्हें बताएं ना, आप सबका बताएं। तो रास मंजुल कविता प्रकृति का अद्भुत छटा दिखावत थी, और अद्भुत छटा दिखावे के साथ साथ आप देखिएगा प्रकृति चित्रण करने में खास करके द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं। और यमन को दुई राय नाई है कि प्रकृति वर्णन में इनका महारत नहीं हासिल है, महारत हासिल है इन्हें प्रकृति वर्णन में, और महारत जो हासिल है वो बहुत ही सटीक है और हमेशा सफल है, और हर मामला में इनके प्रकृति वर्णन बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही सुंदर है। तो खास करके द्वारिका प्रसाद मिश्रा बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के साथ साथ इनका कवित्व भी बड़ा अच्छा है, व्यक्तित्व और कवित्व दोनों मामलों में ये बहुत अच्छे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आर करके आपको दिया गया, रमई काका का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। रमई काका का पूरा नाम क्या है?
काका की बात करी तो काका गांव वगैरह में अगर अवधि में आप हो तो काका माने जान तो का हुआ है। काका बहुत सारे लोग काका कहते हैं, जैसे कि अगर आपके पिताजी के कोई चाचा हैं तो उनको भी काका कहते हैं। बहुत सारे लोग अवधि में बहुत सारे लोग अपने चाचा को भी काका कहते हैं, मतलब आपके सगे चाचा नहीं हैं, अगर बगल के कोई चाचा तो उनको भी काका बहुत सारे लोग बोल देते हैं। वैसे काका जो है वो अपने पापा के चाचा को बोल सकते हो आप, तो काका इस प्रकार से प्रचलन चला। ठीक है, तो वो रमई काका जी जो हैं इनके बारे में इनको काका कहा जाता है, रमई काका। ठीक है, इनका नाम है, इनका वैसे जो नाम है वास्तविक नाम वो है चंद्रभूषण त्रिवेदी, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ये उन्नाव में भा रहा है इनका जन्म, और उन्नाव जनपद कानपुर से पहले पड़ता है, लखनऊ के बाद आप जाओ तो मिले उन्नाव जनपद। रावतपुर ग्राम में इनका जन्म भा रहा, मंगलवार का फागुन महीना रहा और कृष्ण पक्ष रहा यानी अंधियर पाक रहा, द्वितीया के तिथि रही, संबत 1971 में पैदा भे रहा रमई काका। ठीक है, और विक्रमी माँ ईस्वी का है, गलत हुई तो अगर ये मन से 57 घटाए देबो तो कितना मिले 1915 बचे आपके, तो 1915 में ईस्वी माँ इनके जन्म भारा रमई काका के। 2 फरवरी के जन्म माना जाएगा अगर जो है फागुन महीना के कृष्ण पक्ष द्वितीया अगर देखा जाए मंगलवार दिन, तो वो 2 फरवरी आग निकल थी 1915 के, तो वही में इनका जन्म भा रहा। पिताजी का नाम पंडित वृंदावन लाल वर्मा रहा, माताजी का नाम गंगा देवी है, मतलब था इनके रमई काका जी के। और पंडित वृंदावन लाल जी सेना में जो है एक प्रकार से थे, सेवारत थे, उसके बाद में मतलब कार्य कर रहे थे जिस समय इनका जन्म हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में वीर गति इनको प्राप्त हुई थी इनके पिताजी को, और इसके बाद में इनको वीरोचित पराक्रम के लिए जो है इनको मरने के बाद में यानी मरण उपरांत इनको पुरस्कार भी दिया गया था, और पत्नी को इनके पेंशन मिलती थी। और पिता की मृत्यु के समय जो रमई काका जी रहे ये मात्र 2.5 साल के रहे जब इनके पिताजी का देहांत होगा रहा। सोचो 2.5 साल के वो बालक किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा और माता जी पर कितना ज़्यादा भार आया होगा। पिता का एक प्रकार से जो प्रेम है वो माता की ममता ने उसको एक प्रकार से कभी कमी नहीं होने दी, पिता के प्रेम की माता जी ने। तो एक प्रकार से बालक चंद्रभूषण त्रिवेदी जी की बात की जाए तो उनकी शिक्षा 7 वर्ष की समय में प्रारंभ हो गई थी, और प्रारंभिक शिक्षा सिकंदरपुर और मिडिलपुर की पढ़री कला में इन्होंने प्राप्त करी। और एक बाद में यह अध्ययन के लिए जो है उन्नाव जनपद के मुख्यालय चला गए हुआ। 1934 में इंटर के परीक्षा जो है सेकंड डिवीजन पास करीन रमई काका, यानी कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करी। और एक बाद में शिक्षा के क्रम जो है ना आगे चल नहीं पावा, मतलब शिक्षा आगे हो नहीं पाए सही तरीके से, और फिर ये उन्नाव में ट्यूशन पढ़ावे लगे और अपन जीविका उपार्जन करे लगे ट्यूशन पढ़ाई के, यानी कोचिंग पढ़ावे लगे। 1936 में ग्राम सुधार प्रशिक्षण के परीक्षा ये पहला दर्जा मतलब कि प्रथम श्रेणी से पास करीन, उत्तीर्ण करीन। और ओकरे बाद में इनके नियुक्ति हुई गई जनपद के बीघापुर गांव में ग्राम सुधार अधिकारी के रूप में ये नियुक्त हुई गए। और यही पद पर खास करके बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही लगन के साथ ये काम करीन। और यही काम का नतीजा का निकला भैया कि एक बाद में यूपी के तत्कालीन जो गवर्नर रहे वो समय के, जो समय पे ये ग्राम सुधार अधिकारी रहे रमई काका, वही समय पे गवर्नर रहे यूपी के जो है हेग साहब। तो वे ग्राम सुधार अग्रणी होने के कारण से क्या किया इनको, मतलब जो बीघापुर गांव था ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पर, तो एक वैजयंती प्रदान करी थी इनको। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी त्रिवेदी जी की, वो खास करके मतलब कि मृत्यु भी हो गई थी इनकी, लेकिन 1938 में आप देखिएगा सेवा से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, चूँकि रुग्णता आ गई थी खास करके एक ही काम करते करते। और इनकी मृत्यु जो हुई थी खास करके 18 अप्रैल को हुई थी 1982 में, लखनऊ में इनके देहांत होगा रहा रमई काका के। तो बहुत ही विद्वान आदमी रहे, अवधि का क्षेत्र में बहुत काम करीन, हारमोनियम बजाए लेते रहे, सितार बजावत रहे, ढोलक भी बजाए लेते रहे, इसके अलावा बैंजो बजाव में बहुत ही माहिर रहे ये। तो एक प्रकार से संगीत में बढ़िया रुचि थी इनकी त्रिवेदी जी की। ठीक है, और ख़ास करके आप देखिएगा और भी चीज़ें हैं। 1941 में लखनऊ रेडियो स्टेशन पर इनका पहला कार्यक्रम जो है इन्होंने अपना प्रस्तुत किया था, और ख़ास करके इसके बाद में जो है दर्शक और श्रोताओं ने इनका कार्यक्रम पसंद किया था। और ख़ास करके जब 1942 में इनके नियुक्ति हुई गए तो चूँकि वहीं से लखनऊ से प्रसारित होने वाला पंचायत घर कार्यक्रम था, उसी कलाकार के रूप में इनका नियुक्ति हो जाती। तो इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते रहे रमई काका, और बड़े अच्छे तरीके से अवधि के क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो आपका आ चुका है ये आएगा है व्याख्या करे के। अब व्याख्या के बारे में हम समझ लेते हैं भाई कि व्याख्या किस प्रकार से हमको करनी है।
यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको अवधि जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सूखी, देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये एक प्रकार से कहाँ का है, इसको आपको क्या करनी है भाई, इसकी व्याख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो ये दी गई कविता की आपको व्याख्या बतानी है। तो यहाँ पर व्याख्या आपको कैसे बतानी, सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में फिर हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ इसको। सूखी भई बेचैन ग्रीष्म ऋतु द्रुम बेली बन, एक न सूखे नयन नित बरसहि तरसहि सखी। ऋतु पावस घन घोर बिराजे, घोर घमंड घटा चढ़ी गाजे। घन गरजहि दामिन लौकाही, नारी कंत के कोर छिपाही। जो जो गरज चमक अधिकाई, तो बाह नारी उलगाई। हम कह के ग्यू लागहि बाहा, पावस समय देह गल बाहा। खग मृग कीट यो मानुष सारा, साजी सदन सुख करहि अपारा। घर हमारे सब भरिगा पानी, उतरा जा हम वही उतरानी। इस प्रकार से जिनके छिन बिछु रही पिव नाही, और सुखी नारी पावस ऋतु माही। कर्म हमार भयो दुखदाई, का प्रीतम कहाँ दोष लगाई। अरे दोष हमार जो अवगुण कीन्हा, निर्मोही कहा मन चित दीन्हा। ये बड़ी मार्मिक पंक्तियाँ हैं अवधि की और शेख निसार ने इसको लिखा है। यूसुफ जुलेखा का जो सठ ऋतु वर्णन है उसी खंड से उद्धृत है ये। तो जुलेखा जब ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताते हुए कहते हैं शेख निसार जी कि सूखी भई बेचैन, सूखी भई बेचैन ग्रीष्म ऋतु द्रुम बेल बन, और एक न सूखे नए नित बरसहि तरसे सुमन। सूखी भई बेचैन यानी एक प्रकार से जुलेखा की जो आंखें हैं वो सूखने का नाम नहीं ले रही हैं, बजाय ग्रीष्म ऋतु में, बतौर ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पर द्रुम यानी कि जो लताएं हैं, बेल वन सब सूख गए हैं, पेड़ पौधे लता पत्रिका द्रुम सब सूख गए हैं एकदम से। यहाँ तक कि बालू उड़ रही है, पंछियाँ बालू में स्नान कर रही हैं। लेकिन सूखी भई बेचैन, सारे ग्रीष्म ऋतु के आने से, जो ऋतु इस समय चल रहा है ग्रीष्म ऋतु है, इसके आने से सारी चीज़ें सूख गई हैं। ताल तलैया सूख गए हैं, गड़हा खंती सूख गई है, और घासें सूख गई हैं, लताएं सूख गई हैं, बमर सूख गई है, ठीक है, बमरें सूख गई हैं, सारी चीज़ें सूख गई हैं। एक न सूखे नयन, केवल नयन नहीं सूखा है। किसका? जुलेखा का। क्यों नहीं सूखा? क्योंकि वो प्रेमिका के मतलब अपने प्रेमी के जो है याद में परेशान है, और उसी को याद करते वक्त जो उसके आंखों से आंसू बहते हैं उसकी धारा में कोई कमी नहीं आई है। बाकी एक प्रकार से झरने तक सूख गए हैं, लताएं सूख गई, लेकिन नित बरसहि तरसहि सखी। हे सखी, हमारी केवल आंखें नहीं सूखी हैं। अपनी सखी से जुलेखा इस प्रकार से कहती है। आप सोचो इस प्रकार से एक प्रेमी के लिए रोना क्या जायज़ है? हालांकि इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि जुलेखा का ये एक प्रकार से प्रेम अपने पति के प्रति था, लेकिन बाद में यही प्रेम जो अपने पति से वो करती है वही प्रेम भगवान से करने लगती है। आगे है ऋतु पावस घन घोर बिराजे, घोर घमंड घटा चढ़ गाजे। ऋतु पावस, ग्रीष्म ऋतु के बाद में पावस ऋतु का आगमन होता है। पावस ऋतु में थोड़ा बहुत बारिश होने लगती है, बादल गरजते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं, और भी नाना प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। मौसम सुहावना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी प्रारंभ होती हैं, बादल घेर लेते हैं, काली काली घटाएं उमड़ रही होती हैं, बादल चल रहे होते हैं। और ऐसे में कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति की याद नहीं करेगी? मतलब कि ऐसी सिचुएशन में जब मौसम भी साथ दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी महिला के पास उसका पति नहीं है तो उसके इतना दुख किसी दूसरे के पास नहीं है। और उसी दुख का वर्णन यहाँ पर शेख निसार जी करते हैं, और जुलेखा उस दुख को झेलती है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया कि ऋतु पावस घन घोर बिराजे, पावस की ऋतु आ गई है, घन घोर तरीके से बिराज रहे, मतलब कि बादल उमड़ रहे हैं।
घोर घमंड घटा चढ़ी गाजे, यानी एक प्रकार से बादल उमड़ घुमड़ करके, एक प्रकार से काले काले बादल दौड़ दौड़ करके इस प्रकार से आ जा रहे हैं, एक प्रकार से चढ़ गए हैं एकदम से, लग रहा है कि नीचे भी गिर जाएंगे, ऐसे एक प्रकार से इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और इससे क्या होता है, घन गरजे, घन माने होता है बादल, बादल गरज रहे हैं। दामिन लौकाही, दामिन माने बिजुली, लौकाही माने चमक है, लौकत ही, लौकत माने दखात ही हो, लौकत माने का हुआ है, लौकत कि वो हमें हमें तो ही लौकत है, अवधि में लौकत माने होता है दखात यानी दिखना, ठीक है। दामिन लौकाही, घन गरजे दामिन लौकाही, मतलब कि बादल ख्वाब तेज गरजत है, बिजली चमकत ही ख्वाब, नार कंत के कोर छिपाही। और जब ये प्रक्रिया हुआ थी, मतलब गड़गड़ गड़गड़ जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है उधर से, तो क्या होता है, यहाँ पर शेख निसार जी कहते हैं कि नारी कंत, नारी माने होता है स्त्रियाँ, कंत माने होता है उनके पति, कोर माने होता है कोरा, कोरा माने समझते हैं यानी गले मिलना या एक प्रकार से उनके ऊपर बैठ जाना, उनके ऊपर गोदी में बैठ जाना, तो उसको जिसको कोर कहते हैं उसको खास करके गोदी कहा जाता है। तो गोद में उनकी छिप जाती हैं या आंचल में, मतलब एक प्रकार से, तो क्या होता है पतियों के अपने ऊपर एक प्रकार से चिपक जाती हैं या उनसे कूद करके मिल जाती हैं या उनके कोरे में बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको अर्थ लगा सकते हैं, मतलब कि अपने पतियों के पास, जैसे आप देखिएगा कभी कभी जैसे मूवीज़ वगैरह आप देखिएगा तो उसमें हीरो हीरोइन जो होते हैं, जब कभी कभी आप देखिएगा पुरानी मूवीज़ में जो खास करके जो है एक दशक की पहले की मूवी आप देखिएगा, जैसे कि 2000 से लेकर के जब 2010 तक की मूवी, या फिर आप देखिएगा 90 के दशक की मूवीज़, तो उसमें आप देखिएगा जब कोई एक प्रकार से कॉकरोच वगैरह जब आते हैं, मान लेते हैं कॉकरोच या छछूंदर या छिपकली उपकली कहीं कमरे में आ जाती है, तो लड़कियां बहुत डरती हैं उससे। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें जो नायक होता है यानी जो हीरो होता है उसके पास जो है, जब एक वजह से कोई केकड़ा वगैरह आ जाता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो जाकर के चिपक जाती है अपने एक प्रकार से जो हीरो होता है उनसे हीरोइन। तो यही सिचुएशंस यहाँ पर हैं, ठीक है, कि जब बिजली चमकती है खूब तेज से, बादल खूब तेज से गरजता, तो स्त्रियाँ जो है डर जाती हैं और अपने पति के साथ एक या फिर एक बहाना बना करके या चिपक जाना या एक प्रकार से या डर करके चिपक जाना, इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। और जौ जौ गरज चमक अधिकाई, और जैसे जैसे गर्जना और चमकी जो बिजली की चमक है और जो बादल की गर्जना है वो जैस जैस बढ़त जाती भैया, तो बाह नारी उरलाई, मतलब उसी प्रकार से जो है वो बाहों में और सिमटती चली जाती हैं, चिपकती चली जाती है अपने पतियों से, जैसे जैसे बिजली और चमकती है और बादल और गरजते हैं, ठीक है। हम कह के, तो ये सब देखती है, ये सब अनुभव करती है कौन, जुलेखा। और जुलेखा कहती है हम कह के गिव ला गई बाह, कि हम क्या करे बाह लागी, हम क्या करे गले मिली, हम के का हग करी, ये सोचती है जुलेखा, ठीक है। का सोचती, हम कह के मतलब हम कह का, हम किसको, गिव, गिव माने होता है मैं किसको लगूं, किस क्या लगूं, बाहा, मैं किसके बाहों में गिरूं, ठीक है। गिव माने गिरना, किसके बाह में मैं गिरूं, किसके बाह से लगूं, किसके गले मिलूं। पावस समय दे ही गलबाहा, मतलब पावस के समय में मैं किसको गलबाहा दूं, गलबाहा माने एक प्रकार से गले मिलना एक प्रकार से, ठीक है। तो ये हग करना जिसको आप बोलते हैं, खास करके हग डे भी एक डे आ गया, तो ये सब एक प्रकार से आप लोग जानते होंगे, मॉडर्न युग के लोग हैं आप, ठीक है। तो पावस समय दे ही गलबाहा, तो मैं किसको इस समय पावस ऋतु में कैसे करूं जिस प्रकार से अन्य स्त्रियां कर रही हैं। आगे कहते हैं शेख निसार जी कि खग मृग कीट और मानुष सारा, जुलेखा से कहलवाते हैं, कहते खग मृग कीट और मनुष्य, खग माने वही सब जितने कीड़े मकोड़े से लेकर के कीट पतिंगा मनुष्य पशु सब, और सारे के सारे मनुष्य, सारे के सारे जानवर वगैरह सब क्या होते हैं, खग मृग कीट यो मानुष सारा, साज सदन सुख करहि अपारा। ये सब एक साज, साज माने सजा करके, सदन माने होता है घर, तो साज सदन मतलब अपने घर को सजा करके सुख करते हैं। और कैसा सुख, अपार सुख हो भैया, अपार सुख जगह कहा जाता है। पावस ऋतु में जकरे लगे घर है, जगह बारिश से छाया मिल जाए, मतलब धूप से छाया मिल जाए और बारिश में भीगे ना वो व्यक्ति, और घर में बैठ के बढ़िया पंखा चलाए के पकौड़ी काटे, तो वकरे इतना सुख जीवन में कौनो सुख नाई है कि बढ़िया चाय मिली है, लौकी के पकौड़ी बनी है, आलू के बढ़िया पकौड़ी बनी है, आदमी खाए रहा है, चाय पी रहा है चटनी के साथ, वो सुख, अरे राम कहो, वो सुख कहूँ मिले ना मिले। तो हालांकि
चलिए अभी खाएंगे किसी दिन, ये जो मैंने बोला है बड़ा अच्छा लगता है, और बारिश का महीना भी आ रहा है तो मज़ा आएगा। आप लोग कभी खाइएगा, और आप में से बहुत सारे लोग खाते भी होंगे। तो खग मृग कीट और मानुष सारा सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मनुष्य तो भाई पकौड़ी वकौड़ी तल करके खा रहे हैं, चिप्स वगैरह तली जा रही है बहुत लोगों के यहाँ पर, अपने घर को सजा के मौज ले रहे हैं, घर में बैठे हैं। बारिश में कुछ लोग भीग रहे हैं, कुछ लोग मौज ले रहे हैं घर में बैठ करके। जब बारिश होती तो किसानों के लिए, कहीं अभी जो बारिश हुई थी बेमौसम, तो उससे जो शहरों के लोग थे तो पकौड़ी और चाय पी रहे थे, और जो किसान था उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। तो एक प्रकार से किसी की फसलें नष्ट होती, गेहूँ नष्ट हो गया था, तो कई प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार से इस समय हो रहा है। घर हमार सब भरेगा पानी, जो लेखा कहती कि हमारे घर में तो एकदम से सब पानी पानी भर गया चौतरफा। उत राजा हम वही उत रानी, मतलब कि राजा हमारे, मतलब जो पति हैं वो वहाँ पर एक प्रकार से कहीं पर अलग हैं, कहीं पर वो अलग बिजी हैं बेचारे, या अलग कहीं पर जो एक प्रकार से कष्ट में है या कैसे हैं। और यहाँ पर मैं उतिरा रही हूँ। उतिरा माने होता डूबना उतरना, मतलब एक प्रकार से जल जब भर गया घर में तो एक प्रकार से मैं इधर पानी है उधर पानी कहाँ जाऊँ, तो एक प्रकार से उसी में बूढ़ उतरा रही हूँ ये, ठीक है। जिनके छिन बिछुरे पिउनाही सुखी नार पावस ऋतु माही, ये कहती है जुलेखा कि इस पावस ऋतु में जिनके एक छिन, छिन माने होता है एक समय के लिए भी, मतलब कि थोड़े से समय के लिए, तो जिनके छिन बिछुरे पिउनाही, पिउ माने होता है प्रिय, बिछुरे बिछुरे माने होता है बिछड़ना यानी अलग होना। तो जिनके पति एक प्रकार से छिन भर के लिए नहीं बिछुड़ते हैं इस पावस ऋतु में, सुखी नार पावस ऋतु माही, वही नारी केवल सुखी है जिस नारी के पति उनके पास हैं। जिनके पति बिछुड़े हुए नहीं हैं वो इस पावस ऋतु का आनंद अच्छे तरीके से ले पा रही हैं। कर्म हमार भयो दुखदाई, अपने भाग्य को कोसती है जुलेखा। कहा थी जुलेखा कि कर्म हमार भयो दुखदाई, कि यमन का प्रीतम का दोष लगाई। यमन कौनो हमारे प्रिय के गलती नाई है, हमारे पतिदेव के या हमारे जो प्रियतम है या स्वप्न रूपी जो प्रेमी है उनके कौनो दोष नाई है, यमन सब हमारे भाग्य के दोष है। जुलेखा अपने भाग्य को कोसती है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग जब कोई नौकरी की तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं पाते हैं, लास्ट में ये होता है कि हमारे कर्मों में नाई लिखा रहा। तो यही यहाँ पर भी कहती कि भाई जब हमारे कर्मों में नाई लिखा है, कर्म लिखा, तो इसी प्रकार से आप देखिए जब माता जो है एक प्रकार से जब हिमवान के घर पे माता पार्वती की बारात जाती हिमाचल के घर पे, तो जो सुनैना जी होती हैं वो कहती कि भाई अब शंकर जी से विवाह नहीं होगा, क्योंकि शंकर जी भूत बैतालों के साथ में बाराती आए हैं, और उनका चेहरा देखिए, उनके गले में सांप है, और शीश पर कंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, इस प्रकार से उनका भेष रूप है, ठीक है। वो कहते हैं कि हंसी हंसी भजय देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आमई हिमाचल की उछाह में, कहा रत्नाकर सुकाहू को काहे को कहा, ठीक है। तो जो एक प्रकार से ये है कि शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंग धड़ंग है भगवान जो भोलेनाथ हैं, बाघांबर पहले हुए हैं, बाकी कुछ वस्त्र नहीं है उनके शरीर पर, सांप लपेटे हुए हैं, शीश पर गंगा माता बह रही हैं, और चंद्रमा एक प्रकार से हैं, और कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको अद्भुत दिख रही हैं सुनैना जी को। तो करीब नहीं, शादी नहीं करेंगे अब। तो पार्वती जी आती हैं और समझाती क्या है कि कर्म लिखा जो बाउरी बाहू, तो कत दोष लगई काहू। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी से कहलवाते हैं कि जब हमारे कर्म में ऐसा ही पति लिखा था, कर्म लिखा जो बाउरी बाहू, तो कर दोष लगई बेकाहू, ये मेरे भाग्य में जब ऐसे ही पति लिखे हैं तो मुझे ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें किसी का दोष नहीं है। माता सुनैना नारद जी को बुरा भला बोलने लगती है कि नारद नहीं बताया था ऐसा होगा, ठीक है, कि सारी चीज़ें बताई थी कि सुता तुम्हार सकल गुड़ खानी। नारद जी जब सुता जी मतलब ये पैदा हुई थी तो बताया था कि भाई सुता तुम्हार सकल गुड़ खानी, ठीक है। तो एक प्रकार से सारी चीज़ें बताई गई थी। तो खास करके वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई कर्म हमारा दुखदाई है, और तो इसमें मैं प्रीतम को क्या दोष लगाऊं, दोष हमार जो अवगुण कीन्हा, मतलब ये दोष हमारा है, ये अवगुण मेरा था, ये एक प्रकार से दोष है हमारा या अवगुण है जो मैंने ये किया। निर्मोही का मन चित्त दीन्हा, मतलब जो मैंने एक ऐसे मतलब स्वप्न के जो हमारे नायक है उनको हमने यानी जुलेखा यूसुफ को हमने दिल ही क्यों दे दिया जब वो मिलने वाले नहीं हैं। और अक्सर होता है कि जिसको आप दिल से चाहते हो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमेशा होता है, अधिकतर केसेस में 90% या 80% केस ऐसे हैं भारत में, और खास करके लोग प्रेम करते हैं आजकल,
वैसे आजकल जो पढ़े लिखे समाज है वो प्रेम कम करते हैं, वो एक प्रकार से फ्रेंडशिप करते हैं। तो लेकिन जो एक प्रकार से गांव का लड़का होता है, अगर उससे एक लड़की प्रेम से अगर हाय हेलो बोल दे तो उसको लगता है कि बस प्रेम ही करे लाग हमसे। ठीक है, ये आज जब गांव का लड़का जब शहर पहली पहली बार जात है तो कोनो अगर बिटिया बोलत ही उनसे कि और थोड़ा पेन दे दीजिए या पानी दे दीजिए, थोड़ा पीना है, कहीं कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, तो लगेगा कि ये हमसे प्यार करती। तो ये एक प्रकार से मानसिकता जो होती गांव के बच्चों की होती है। हालांकि तो अगर प्रेम थोड़ा सा बातचीत हो गई तो एक प्रकार से एकदम से वो फिर पिक्चर वाला प्रेम करने लगते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती फिर। तो कहीं ना कहीं पे ये लास्ट में रियलाइज होता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। और वही सिचुएशन खास करके इसके साथ है जो लेखा कहती कि मैंने क्यों इसके साथ दिल लगाया, तो ये मेरी ही गलती है, मेरा ही उम्र था, मेरा ही दोस्त था जो मैंने इससे दिल लगाया। तो ये एक प्रकार से इसमें पूरी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये एक प्रकार से इसकी व्याख्या हुई। आगे देखिए अगला जो व्याख्या है आपकी, वो व्याख्या कौन सी है? अगली व्याख्या आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, कस धूरी धुरेटे बाल सुनहले। बहुत ही जबरदस्त पंक्तियां हैं कि कस धूरी धुरेटे बार सुनहरे, चंद बदन पर उड़ उड़ पुरवाई के झोंका, बादरु असमण राई रहे, का चंदा मामा घेर सपलवा, ऐसी वैसी छुआ छुआ वर खेल रहे, अठिलाई रहे बेलराई रहे, घसियारिन घास निराय रही। घसियारिन यहाँ पर आ गया, पता चला भाई घसियारिन एक कविता भी हमारे में है, तो घसियारिन के बारे में ही बताई जा रही है। तो ये घसियारिन कविता है जिसकी व्याख्या आपको करनी है, घसियारिन कविता से दिया गया है। ये घसियारिन कविता की अगर बात की जाए तो घसियारिन कविता को लिखा किसने है? घसियारिन कविता की अगर बात की जाए तो किसने लिखा है बाबू? घसियारिन कविता को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। घसियारिन कविता कस धूरी धुरेटे बार सुनहले, तो इस कविता को लिखा है भाई, संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश प्रगतिशील चिंतक, उत्कृष्ट विचारक और अवधि भाषा के श्रेष्ठ कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी की रचना जो घसियारिन है उससे पंक्तियां उद्धृत हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इस कविता में गांव की एक स्त्री है जो कि घास काटती है और उसका काव्यात्मक तरीके से चित्रण किया गया है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी के द्वारा। देखिए रचना पंक्तियां हैं, कस धूरी धुरेटे बाल सुनहले, मतलब उसके बालों में, उसका जो बाल है, बालों की सुंदरता, धूल धुरेटे मतलब कि धूल जो है उसके बालों पर पड़े हुए हैं, बाल उसके सुनहले प्रतीत होते, चंद बदन पर उड़ी उड़ी पुरवाई के झोंका, बादर असमणराए रहे। आपको बता दूं कि जब बाल, एक घसियारिन है वो बाल एक प्रकार से जब घास छीलती है खुरपा लेकर के, धूल उड़ने का मतलब ये होता है कि वो घास काट नहीं रही है, घास को छील रही है। और बचपन में मैंने खूब घास छीला है, तो घास हम खूब छीलन है भैया। तो घास छीले के जो दुख मतलब आनंद है और सुख है और दुखो होत है, खास करके ये कहब खाली पढ़ब नीक लागत है कि घास छोलब वो काटब बहुत नीक चीज़ है, लेकिन जब करे लागो तो वैसे करे जीव से पूछो कितना मेहनत लागत है वही घावे माँ, तो वो कई जीव जानते हैं कि, लेकिन अच्छा भी लगता है, मौज भी रहता है। अगर आपको पढ़ना लिखना ना पड़े, घसवे काटे को, तो बहुत वो बढ़िया अपने आप माँ लागत है। तो ऐसी बात नहीं, हर काम में आनंद के साथ करना चाहिए। तो वही घास काटने वाली जो लड़की है उसकी सुंदरता है, उसकी शादी भी हो चुकी है, हालांकि लड़की नहीं है, तो घास छील रही है तो उससे धूल उड़ रही है, वही धूल उसके बालों के आगे जो लटक रही जुल्फ़ें हैं, उन्हीं जुल्फ़ों पर वो घास की जो छील रही उसकी जड़ों से जो निकले हुए धूल हैं, वो धूल उसकी जुल्फ़ों पर पड़ रहे हैं और उसकी जुल्फ़ें जो हैं आगे लटक रही हैं। शाम का टाइम है, भगवान सूर्य जो है वो अस्त होने को हैं, किरणें जो है बड़ी तीक्ष्ण तरीके से लाल लाल और पीली पीली किरणें जो है वो आती हैं और उन्हीं बालों से टकराती हैं। बालों पर चूंकि धूल पड़ी है, बाल उसकी आंखों के आगे लटक रहे हैं और इस प्रकार से ताल में बैठता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके कारण से प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन, इसके कारण से उसके बाल जो हैं वो चमक रहे हैं और किस प्रकार, सुवर्ण की भांति, सोने के तरीके से। तो उसका मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, धूल दूषित होने के कारण से उसके बाल सुनहले हो गए हैं, उसके बाल कसे हुए हैं और उड़ी उड़ी पुरवाई के झोंका, पुरवाई का झोंका उसके बालों को स्पंदित कर रहा है, उसके बालों को उड़ा रहा है। जुल्फें उड़ रही हैं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, तो उस प्रकार की जुल्फें जो हैं, हालांकि रेशमी है या नहीं है, धूल पड़ी हुई, लेकिन वो जुल्फें रेशमी जुल्फों से कई गुना आगे दिखाई पड़ रही हैं और बलभद्र प्रसाद दीक्षित उस प्रकार की जुल्फों को
हमारे ख्याल से देखा होगा तभी इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। और निश्चित तौर पर अगर कोई कभी ऐसा कह दे कि मैंने इसको देखा नहीं, तो वो वर्णन ही नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो उसके आगे जो है बाल उड़ रहे हैं, बादल उसमड़ रहा है, जिस प्रकार से बादल जो है ऐसा प्रतीत होता है कि उसके काले बादल जो हैं, उसके बाल जो है काले बादल की तरह जो है उसके चंद्रमुख पर मंडरा रहे हैं। उसके चंद्रमुख का आसपास करती हुई छोटी छोटी अलकें जो हैं उसे लगती हैं, और वो जो जुल्फ़ें हैं उसके आगे लटक रही हैं ऐसे घुमावदार। आप देखिएगा जो आजकल की लड़कियां हैं वो बाल टेढ़ा करवा लेती हैं ऐसे ऐसे, जैसे क्या बोलते हैं, बमर बोल रहा हूँ, स्प्रिंग जैसे होता नहीं, इसे टेढ़ा टेढ़ा इस प्रकार से, थोड़ा सांप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। ऐसे एक आध दो बाल जो होता है आगे लटका रहता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, दो जुल्फ़ें होती हैं। तो ऐसी कुछ जुल्फ़ें, हालांकि उसने वो उससे नहीं बनवाया था कि भाई किस बनवा करके एक बैठी हो, वैसे ये प्राकृतिक बाल था उसका बना हुआ। तो वो बाल जो है खास करके उसके आगे लटक रहा है। तो सांप के भांति छोटे छोटे चमकीले एवं चंचल जो बच्चे होते हैं सांप के, वो खास करके वो जैसे केचुल आपने देखा होगा तो चमकते जिस प्रकार से, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से उसके बाल चमक रहे हैं। का चंदा मामा घेर सपलवा, जिस प्रकार से छोटे छोटे चमकीले और चंचल बच्चे जो हैं सांप के चंदा मामा के साथ छुआ छुआवल खेल रहे हैं, मतलब कि उसके चेहरे का जो स्पर्श करके एक खेल खेल रहे हैं बाल, ऐसा लग रहा है। और वो एक प्रकार से क्या रहा है, ऐसी वैसी मैंने इधर उधर, कभी इधर हवा की वजह से कभी इधर, तो एक प्रकार से खेल खिलावन खेल रहे हैं जैसा लग रहा है। छुआ छुआवर आप देख रहे हैं, बचपन में होता था छुआ छुआन, ठीक है। छुआ छुआर वो मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक चोर होता था, वो सबकी खरीद करके छूता था, और जिसको छू लेता था वो चोर हो जाता था अगली मीटिंग में। तो अगला फिर वो चोर होता था, फिर वो चोर फिर दौड़ाता था सभी बच्चों को, फिर जो छू जाता था फिर वो चोर होता था। तो छुआ छुआन यही होता था खेल। तो ऐसा लग रहा है सांप के बच्चे जो है चंदा मामा के साथ छुआ छुआउर खेल रहे हैं, छुआ छुआवन खेल रहे हैं। अठिलाए रहे बलहराए रहे घसियारिन घास निराए रही, और घास वो निरा रही है, घास निरा रही। मैंने बताया नहीं था कि भाई घास अगर हंसिया से काटा जाएगा तो धूल उड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन घास चूँकि खुरपा से निराई जा रही है, और मेरे हिसाब से ये धान निराने की बात हो रही है, और धान निराने के समय की ही ये वर्णन है। तो उस समय घास को निरा रही है और धूल उड़ रहे हैं। हालांकि धान में उस समय जब घास निरा रही तो उस समय हमें लगता है कि धान में पानी नहीं रहा होगा, ठीक है, या घास अलग भी छील रही है, धान में नहीं भी छील रही है तो भी एक प्रकार से धूल उड़ रही है, इसका मतलब है कि पानी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें हो रही हैं, खेल खेल रहे हैं, इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं, घसियारिन अपनी इसी भाव भंगिमा के साथ घास निरा रही है और बड़ी अच्छी दिख भी रही है। तो इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि भाई इसमें रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और गांव की स्त्री का सहज सुंदरता को कवि ने बड़ी कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग भी हुआ है। अगली पंक्तियाँ आपके समक्ष आ चुकी हैं। देखें, अगली जो पंक्तियाँ हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे। देखिए, अगली कविता है राम मड़ैया से। राम मड़ैया जो कविता है ये बंसीधर शुक्ला जी की कविता है। ये बात भी आप ध्यान रखिए, किसकी कविता है भाई? राम मड़ैया, बंसीधर शुक्ला जी की कविता है। और देखिए, नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। और क्या होता है, जहाँ बयार लगावे बढ़नी जुगनू दिया दिखावे, सुअर सियार चील गिल हरिया चूल्हा कूरा सहित उठावे, चिड़ई कौआ काका कह के जाग जगाए सोवावे, उर उर अथे अथे के सबिता दिन और रात बतावें, जहाँ बनरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। यह व्याख्या, सबका व्याख्या लगभग हम कही चुका हन। देखो, एक व्याख्या कैसे करबो, तो राम मड़ैया से लीन गाय। सबसे पहले यह जान लो कि प्रस्तुत पद्यांश अवधि कविता के सम्राट, सारस्वत प्रतिभा के धनी बंसीधर शुक्ला जी के द्वारा विरचित जो कविता है राम मड़ैया, उससे उद्धृत है। इतना लिख दीजिएगा और बताइएगा कि भाई एक राम मड़ैया कविता के बारे में इसमें बताया गया है, बस, ठीक है। आप क्या बताओगे कि इसमें कवि ने झोपड़ी के माध्यम से गांव की गरीबी और असुविधा पर प्रकाश डाला है। नदी किनारे जो है झोपड़ी बनी है, सड़क नहीं है वहाँ पर, ना कोई गली है, और द्वार जो है वहाँ पर तालाब है जहाँ पर ये मड़ैया बनी है। हुए बनी है राम सारे भगवान के राम के सहारे, वहीं पर अपनी राम मड़ैया बनी हुई है। गांव के बारे में एक मड़ैया है, गांव से दूर है, नदी के किनारा है, सड़क नहीं है, कोई गली नहीं है, द्वार पर तलैया है, हुए अपनी राम मड़ैया बनी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, बयार लगावे बढ़नी, यानी जहाँ पर हवा चलती है तो एक प्रकार से मुहारा बहारा जाता है, यानी कि बढ़नी लगती है, झाड़ू लगती है बयार चलने से। जुगनू जो है, जुगनू जो टिम टिम चमकता है, खद्योति जिसको कहते हैं संस्कृत में, तो जुगनू जो है वो दिया दिखाता है, यानी टिम टिम जो चमकता है
बारिश के महीने में जुगनू खूब चमकता है, जब झूला उला पड़ता है जिस समय, उस समय जुगनू, यानी आने वाला समय जो है जुलाई अगस्त के महीने में जुगनू खूब चमकता है। जुगनू वहाँ पर दिया दिखाता है, यानी कि लाइट का काम करता है जुगनू। ठीक है, सुअर, सियार, चील, गिलहरिया। सुअर, सियार, चील, चील जानते, चील, सियार, सुअर, गिलहरी, ये सब एक प्रकार से क्या करते हैं, कूड़ा सहित उठावे, यानी सुबह का जो कूड़ा सहित मंजना जो होता है, चौका बर्तन महिलाएं जो करती हैं घर में, तो एक प्रकार से जो कूड़ा करकट होता है उसको सभी लोग कौन साफ करते हैं, सुअर, सियार, चील, गिलहरी जो होती हैं ये कूड़ा सहित मतलब कूड़ा वगैरह को सहितती लिपते हैं, अच्छे तरीके से उसको सेट करते हैं। अगला देखिए, चिड़ई कौआ काका कह के जाग जगाए स्वामय। चिड़ई और कौआ जो हैं वो क्या करते हैं, वो चिड़ई और कौआ जो है अपनी अपनी आवाज़ों को निकाल करके सभी को जगाते और सुबाते हैं। और उई उई अथय अथय के सविता दिन और राति बतावें, यानी जो है एक प्रकार से उई उई अथय अथय, उई उई माने होता है उग उग करके, और अथय अथय माने होता है अस्त अस्त हो करके। सविता माने होता है साबित दुरतानि यत परासो, विश्वानि साबित दुरतानि यत परासो यत भद्रम तन्नासो। यानी ये बात की भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य जो है उदय होकर के और अस्त होकर के, जब उदय होते तो दिन का पता चलता है वहाँ पर, जब वो अस्त होते तो रात का पता चलता है। वहाँ पर हमारी राम मड़ैया बनी हुई है, जहाँ बंदरवा डाका डाले, जहाँ पर बंदर जो है झोपड़ी में रखे हुए हर एक सामान को उठा ले जाता है, डाका डालता है, ज़बरदस्ती उठा ले जाता है, एक थप्पड़ मार करके ले जाता है, उस वहाँ पर हमारी राम मड़ैया बसी हुई है। चोरी करे बिलैया, आप अयोध्या में जाइएगा तो बंदर जो होते हैं, अगर लड्डू लेकर के आप हनुमानगढ़ी पे चढ़ाइए कभी, तो बंदरवे जो होते हैं मार के एक ठाका जुड़ते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है एक व्यक्ति को बहुत बंदर ने एक झापड़ मारा उसके प्रकार से और छोड़ लिया उससे हाथ। कोई पाप कर्म किया होगा तो बजरंगबली के रूप में उसको एक तमाचा पड़ गया। तो खास करके बंदर लोग जो होते हैं छीन लेते हैं। अगर आप कभी एक प्रकार से देखें अगर जाए तो वहाँ पर लिखा रहता है बंदरों से सावधान, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और बार बार लिखा रहता है बंदरों से सावधान, बंदरों से अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि बंदर जो है बड़े ही खतरनाक है अयोध्या के। अरे लंका पर विजय प्राप्त कराए तो आप सोचो यार कितने खतरनाक बंदर हैं वो। राक्षसों को एक प्रकार से, जो राक्षस बंदरों को, जानवरों को, मतलब कि इंसानों को खा जाने वाले थे, उनको एक प्रकार से परास्त कर दिया भगवान राम के नेतृत्व में, सोचो। तो वो बंदर डाका डाल रहे वहाँ पर। चोरी करे बिलैया, बिलार जो है चुपके चुपके, बिलार बहुत चुपके से आती है, दूध दही जितना रखा होता घर में खा लेती है। ठीक है, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। यहाँ पर एक प्रकार से गांव की गरीबी और असुविधा पर प्रकाश डाला है बंशीधर शुक्ला जी ने। तो ये कविता हो गई आपकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और गांव के अशिक्षित किसान की गरीबी और असुविधा का सचित्र वर्णन किया गया है। जगत का पालक जो है उस किसान के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, अगली जो कविता है वो कविता है कौन सी, पाती कविता से। पाती कविता अगर बात की है तो पाती माने होता है पत्र। एक फौज में ऑफिसर है, उसकी पत्नी जो है पत्र लिखती है, तो उसी का एक प्रकार से ये पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ क्या हैं कि संझा भई तपता के बैठा सब तुहरी चर्चा खोला थी, और कुछ बड़ा बहादुर कहाँ मुला, कुछ तबहू फुकही बोला थी, चाहे तू हमारी मंगिया कह गीले सिंदूर पुछवाए दिहा, मुलबैरी यखिया आँखी से देखा, ओके जिन बच के जाए दिहा, जीते जीव अपने पुरखन के माथे पर दाग लगाया जिन, जब तक दुश्मन ना भाग जाए तो घर के लौट के आया जिन। एक स्त्री जो कि एक फौजी की बीवी है, फौजी की पत्नी है, वो ऐसा कहती है, पत्रिका लिखती है। पत्रिका में सबसे पहले सुख दुख के बारे में, सभी के हालचाल के बारे में, छोटे बड़के लड़के के बारे में, माता पिता के बारे में, सभी के बारे में कुछ बताती है। फिर उसके बाद में अपने दुख सुख के बारे में बताती है, अपनी हालचाल बताती है, उसकी हालचाल पूछती है। फिर वो कहती है कि संझा हो गई है, तपता पे सभी लोग, तपता माने जब संझा होता है, ठंडी का महीना होता है, कौरा बढ़ता है, तपता बढ़ता है, तो उसके आसपास तमाम सारे लोग, गांव मोहल्ला के भी कई लोग आ जाते हैं और हाथ सेकते हैं। ठीक है, तो संझा हो गई है, तपता जल गया है, सभी लोग बैठे हैं मोहल्ला के, और तुहरे चर्चा खोला थी, मतलब कि तुम्हारी ही चर्चा लोग कर रहे हैं। जो पति प्रदेश में है, वो मिलिट्री का जवान है, उसी के बारे में यहाँ पर उसकी पत्नी कह रही कि तुम्हारी ही चर्चा लोग कर रहे हैं। और चूंकि गांव की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनको बाहर कौरे पे नहीं बैठती, तख्ते पे, वो अंदर से बैठी रहती हैं, लेकिन सुनती हैं जो बातें लोग तख्ते पे बैठ करके लोग करते हैं। खिड़की झगला से वो खड़े होकर के सुनती है कि भाई लोग बात क्या कर रहे हैं। तो वो कहती कि संझा भाई तपता के बैठा सब तुम्हारे चर्चा खोल दी, मतलब खोला थी, यानी सभी लोग आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। कुछ बड़ा बहादुर कहे,
मतलब कि कुछ आपको बहुत ही बहादुर बोलते हैं कि बहुत बहादुर सिपाही है भाई, और कुछ तबहू फोकाही बोला थी। फोकाही माने होता है भौकाल छोड़त हैं कि तोहरे मुहारे बैठा हैं, या कुछ बुराई करते हैं, कुछ फोकाही करते हैं, कुछ बड़ाई करते हैं, कुछ ज़बरदस्ती बड़ाई करते हैं। कुछ होता नहीं कि भाई तुम्हारे यहाँ बैठे तो एक कप चाय और पानी खातिर ख्वाब बढ़िया या जो है इनके हाथ एक चाय पी लो मानो अमृत है। तो इस प्रकार से गाँव वगैरह में बही जाओ तो चाय वगैरह के पियंग मन हुए तो 2-3 चक्कर अगर कौन मेहरारू के बड़ाई बतवा लो, अरे चाची तुहरी चाय आज तक जीवन में पियन नहीं। हमहूँ ऐसे जाते कबो को चाय पानी पियंग मन है गाँव निकल गए तो जाते अरे चाची इस चाय पूरी पृथ्वी पर क्यों बनौते ही नहीं है। बस चाची इतनी खुशी हो जाती भर से होते, चाहे अदरक हो चाहे ना हो, निराल दूधवे चेवा बनावत एकदम से मजा आइए पिए में। तो इस प्रकार से कहीं पर आप जाओ, अरे भाभी खाते चाय एकदम से लाजवाब है। जितना इतना कहोगे थोड़ा सा आप बस बता दो कि भाई तुम्हारा खाना अच्छा बना, एकदम से फूल लोढ़ा हो जाती है जगह कहा जाता है अवधि में, मतलब एकदम से गदगद, और तुरंत चाय वाय खाना नीक से नीक चीज़ आपका मिल जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ फोकाही कर रहे हैं, कुछ बुरा भला भी कह रहे हैं, मतलब कि बुरा भला नहीं, कुछ इस प्रकार से चीज़ें, मतलब फोकाही टाइप का, मतलब भौकाल टाइप का। और इस बात को बाद में जो है पत्नी कहती है अपने पति से कि चाहे तू हमारी मंगिया के गीले सिंदूर पछुआए दिया। कहती बहुत रिस में, गुस्सा में, कि इन सभी बातों को सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे मंगिए गीले सिंदूर मतलब कि अभी ताजी ताजी उसकी शादी हुई, ज़्यादा दिन शादी को हुए नहीं हैं। गीले सिंदूर का मतलब होता है कि भाई नई नई शादी भई ही, और वो सिंदूर अगर ख़त्म हो जाए कौन स्त्री के तो बहुत बड़ी बात होती। अगर गांव की कोई स्त्री है जो कि अच्छी स्त्री मानी जाती है, सुशीला स्त्री मानी जाती है, तो अपनी सिंदूर की बड़ी कीमत समझती है। अगर सिंदूर उसके मांग का किसी कोई पूछ दे या कहीं पर हो जाए दिक्कत, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सिंदूर पूछने का यहाँ पर मतलब है कि उसके पति का मर जाना। ठीक है, तो कहते कि चाहे तू वीरगति को प्राप्त हो जाओ, हमारी मंगिया का सिंदूर की इलाज मुझे नहीं है। जबकि सबसे बड़ी बात एक गाँव की स्त्री की वही होती कि उसका पति मर जाए। अब सबसे बेकार बात होती है, सबसे दुख की बात वही होती कि उसका पति मर जाए, तो बहुत दुख की बात होती, दुख की घड़ी होती। लेकिन वो स्त्री जो है बहुत ही कठोर है, वो कहती है कि चाहे तू हमारी मंगिया का गीले सिंदूर पछुआए दिया। मूल माने होता है लेकिन, बल्कि बैरी आंखों से देखा, जिस बैरी माने दुश्मन, जिस दुश्मन को तुमने अगर आंखों से देख लिया, अगर ओका जिन बच के जाए दिया, मतलब अगर वाका बच के अगर चला गया तो हरे आँखी से बच गए, तू देखो है दुश्मन का और गोली ना मारी पायो, अगर यही मेरे भवा तो जान लियो हम आपके मरा हुआ मुंह देखें, आज से आपका मरा मान लियो। यही प्रकार से आप सोच लियो हम मांगी सिंदूर पूछ दे। इस प्रकार से बताती है कि इस प्रकार से कभी भागना मत, पीठ नहीं दिखाना है, रण क्षेत्र में रणना है। 12 बरस ले कुकर जीवे, 16 जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन का अधिकार। इस प्रकार की कुछ मोटिवेशन देने का काम करती है। वो कहती है चाहे वीरगति को प्राप्त हो जाओ, लेकिन दुश्मन से कभी पीठ नहीं दिखाने का। ओके, आगे कहती कि जीते जीव अपने पुरखन के माथे पर दाग लगाया जिन। क्योंकि गांव का एक फौजी था, वो अपने पुरखों के माथों पर दाग लगा करके वो फौज से छुट्टी लेकर के भाग आया था। जब उसको पता चला कि भाई युद्ध होने वाला है तो छुट्टी लेकर के वो भाग आया था। ठीक है, तो उसके जैसे आपको नहीं बनना है, वो समझाती इसमें। कहती जीते जीव अपने पुरखन के माथे पर दाग लगाया जिन। अगर आपके पुरखों पर, आपके पूर्वजों पर, जो पूर्वजों की ख्याति है अभी तक, अगर उस पर दाग लगा तो आप समझ लेना कि फिर ठीक नहीं है। जब तक दुश्मन ना भाग जाए तो घर लौट के आया जिन। अगर आप घर लौट करके जिस दिन चले आए, अगर एक भी दुश्मन बच गया, दुश्मन आपका रण क्षेत्र छोड़ करके जब तक भाग न जाए तब तक आप डटे रहना और वहां पर युद्ध करते रहना। जब वो हार जाए तब यहाँ पर घर पर आकर के मुंह दिखाना। अगर ऐसा नहीं होता है तो जान लीजिए हमारे मंगिया का गीले सिंदूर पूछ दिया। इस प्रकार से एक पत्नी अपने पति को कहती है। तो इस प्रकार से हमने व्याख्या समझ लिया। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत लंबी क्लास होती जा रही है और बहुत ही एक प्रकार से लंबी क्लास आपकी हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, हालांकि चर्चा करते हैं। भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अवधी भाषा की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो अवधी भाषा की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो अवधी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है आपको पता होगा, अवधी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतिम रूप खास करके जो अपभ्रंश भाषा है उससे हुई है। और अपभ्रंश से 10वीं शताब्दी के आसपास विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय होता है। स्थान भेद से अपभ्रंशों के अनेक रूप हैं
और आजकल जिस क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि उपभाषाएं बोली जाती हैं, उस क्षेत्र की साहित्यिक जो भाषा रही उस समय अपभ्रंश रही। तो अपभ्रंश का नाम उस समय सौरसेनी था। तो सौरसेनी अपभ्रंश से बनी है पश्चिमी हिंदी की बोलियां, यानी कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब। तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उदय जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी प्रकार से जो भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषा जो कि बिहारी हिंदी है, तो बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो एक प्रकार से मागधी अपभ्रंश से एक प्रकार से निकली हुई हैं। तो मागधी अपभ्रंश से बनी है बिहारी हिंदी की बोलियां, ठीक है। और जो अपनी अवधी की भाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो एक प्रकार से पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की तीन, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां जो हैं ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो ये अर्ध मागधी, ठीक है। अर्ध माने आधा मागधी, ठीक है। अर्ध मागधी जो भाषा है अपभ्रंश थी, अर्ध मागधी अपभ्रंश से उदय हुआ है अवधी भाषा का, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ओके। तो इसी प्रकार से अर्ध मागधी अपभ्रंश का प्रचलन जो था सौरसेनी और पूरब की जो एरिया रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। पश्चिम की जो सौरसेनी रही या पूरब का जो एरिया रहा है वहाँ पर मागधी के बीच में, तो उसी की दोनों की तालमेल बिठा करके तो उससे बनी है एक प्रकार से अर्धमागधी। और अर्धमागधी अपभ्रंश जो है ये वर्तमान में अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और खासकर डॉक्टर गिरियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित विश्वनाथ मिश्रा और डॉक्टर नामवर सिंह, ये सब अर्धमागधी से अवधी की उत्पत्ति को मानते हैं। तो ये है अवधी की उत्पत्ति के मामले में कुछ धारणा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अवधी कविता में गांव का चित्रांकन अधिक हुआ है, संक्षेप में लिखिए। बिल्कुल, अवधी कविता जनजीवन से जुड़ी हुई कविता है और इसी का कारण से अवधी भाषा में ग्रामीण जानकारी या ग्रामीण बोध प्रेरित लोक तत्व को बहुत प्रश्रय भी मिला है। अवधी भाषा के कवि प्रायः शहरी सभ्यता का उपहास करते रहे, मतलब शहरों के बारे में बुरा भला नहीं कहा, लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्रों को, चूँकि जो हिंदी की कविताएं थी वे शहरी जीवन से जुड़ी थी, वो गंवई जीवन से भी जुड़ी थी कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ शहरों से जुड़ी थी। लेकिन अवधी कविताएं आप देखिएगा गांव से ही जुड़ी रही हैं, चूँकि अवध का प्रांत गाँवों का प्रांत रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण प्रकृति परिवेश का जो है साहर तरीके से चित्रण जो है अवधी के जो कवि हैं वो करते हैं। पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन करते हुए जायसी, चित्तौड़ और सिंगलगढ़ को भुला करके अपने अवध क्षेत्र की ग्राम प्रकृति में इसलिए केंद्रित दिखाई देते हैं। गोस्वामी बाबा को आप देखिएगा दक्षिण भारत के भूगोल में अवध के परिदृश्य को ही ज़्यादा मनोयोग से उभारते हैं। आधुनिक अवधी कवियों में आप देखिएगा पणीश जी हो गए, बंशीधर शुक्ला जी हैं, रमई काका है, मृगेश हैं, विश्वनाथ पाठक हैं। इन लोगों ने ग्रामीण व्यवस्था को अत्यधिक महिमा मंडित किया है, ठीक है। और गाँव का गौरव, गाँव का रौरव, दोनों के बारे में, गाँव की जो अच्छी चीज़ें उसको भी दिखाया, जो गाँव की बुरी चीज़ें उसको भी दिखाया, ठीक है। तो दोनों आप देखिएगा इनकी कविताओं में बड़े विस्तार से और बारीकी से गांव के रौरव और गौरव दोनों के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। और अगर बात की जाए लोक तत्व की, तो ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली, इन सभी में भी आपको गंवई चीज़ों का प्रवेश मिलेगा। दक्षिण के आदिवासियों की लोक संस्कृति और ग्राम्य व्यवस्था को सनातन भारतीय संस्कृति में रूपांतरित कर देने का श्रेय जो रहा है वो अवधी को ही रहा है। लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों में जो जनपदीय भाषा साहित्य होता है उनमें आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न आ सकते हैं, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, 5 प्रश्न को मिलाकर के आपको दिए जाएंगे खंड 7 से। 500 प्रश्नों मतलब 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, बात ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, आचार्य विश्वनाथ पाठक की कविता के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, त्रिलोचन शास्त्री मतलब त्रिलोचन अवधी के विशिष्ट और प्रयोगशील कवि हैं, इस कथन का समीक्षा कीजिए, इस कथन की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि बंशीधर शुक्ला ग्रामीण चेतना के कवि थे, 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि पणीश जी के काव्य में लोक संस्कृति का स्वरूप व्यक्त हुआ है, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न तो ये आना ही एकदम से तय है, 60 ऋतु खंड के आधार पर यूसुफ जुलेखा के काव्य सौंदर्य को विवेचित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको लेकर के एक वीडियो हमने 2021 में बनाई थी इस प्रश्न पर, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाना है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन से जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न ही करने हैं, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बात ध्यान रख लीजिएगा। मैंने आपको विस्तार से हर एक चीज़ों के बारे में बताया, समझाया, और आपने बड़े ही आसानी से, बड़े ही बारीकी से सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा, समझा, जाना और परखा, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक की जो कविता है उसमें उनके जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके अलावा त्रिलोचन शास्त्री खास करके अवधी के विशिष्ट और प्रयोगशील कवि रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रयोगशीलता, प्रयोगवादी आंदोलन भी चल रहे थे हिंदी में, तो उस समय के कवि हैं त्रिलोचन जी, तो इनके कविताओं में प्रयोगशीलता आपको दिखेगी, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, समीक्षा करनी है।
वहीं बंशीधर शुक्ला जी ग्रामीण चेतना से जुड़े हुए कवि हैं और निश्चित तौर पर इनके बारे में प्रश्न हमेशा आता ही रहता है। तो 2022 में आप देखेंगे, 21 में देखेंगे, हर जगह पर ये प्रश्न आपको दिखेगा, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा परीश जी के काव्य में लोक संस्कृति का स्वरूप व्यक्त हुआ है, ये भी आपका प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। और सठ ऋतु वर्णन जो खंड है, इसके आधार पर यूसुफ जुलेखा का काव्य सौंदर्य के बारे में तो प्रश्न आता ही रहता है। तो इस प्रकार से ये तमाम सारे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और बाकी इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप पढ़ ही लीजिएगा। अवधि की उत्पत्ति और अवधि का विकास जो है पढ़ लीजिएगा। अवधि का विकास भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। और मैंने आपको बार बार समझाया कि भाई जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिस लेखक की उन कविताओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, इसकी कितनी कविताएं, 5 कविताएं, उनको पढ़ लीजिएगा कि भाई वो कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बंशीधर शुक्ला जी की 5 कविताएं कौन सी, उनके आपकी जुबान पर नाम रटे होने चाहिए। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आने वाला है, इससे बात ध्यान रख लीजिएगा। और आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त, ये 3 लोगों की 5-5 कविताएं संकलित हैं। एक तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीश जी की, एक बंशीधर शुक्ला जी की, और एक आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की 5-5 कविताएं संकलित हैं। बाकी आचार्य विश्वनाथ पाठक की सर्वमंगला के 2 सर्ग है, स्वराज की स्थापना, और एक और है, ठीक है, सर्वमंगला में स्वराज की स्थापना और स्वतंत्रता का मंच, ठीक है। और त्रिलोचन शास्त्री का अमूला है, 51 बार संकलित है। बलभद्र प्रसाद दीक्षित की 5 कविताएं, बंशीधर शुक्ला की 5 कविताएं, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त की 5 कविताएं, शेख निसार का यूसुफ जुलेखा संकलित है, सठ ऋतु वर्णन का एक खंड है। तो इस प्रकार से मतलब यूसुफ जुलेखा का एक खंड है, सठ ऋतु वर्णन, वही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और मैंने सभी की व्याख्या लगभग बता दी है, बस केवल इनका त्रिलोचन शास्त्री का अमूला की व्याख्या नहीं बताई है, और आचार्य विश्वनाथ पाठक की सर्वमंगला की व्याख्या नहीं करी है। बाकी सभी की व्याख्या हो गई है, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, उन्हीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं। बाकी ये मॉडल पेपर अगर आपने देखा तो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहीं से सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार समझाई है, कोई भी प्रश्न आपका बच करके नहीं जाना चाहिए आपकी परीक्षा में, ठीक है। धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो लाइक कर दो भैया। बहुत मेहनत लागी, 1.5 घंटा से लगातार पढ़ाई थे, पानी तक बीच में नहीं पियन है आप सबके चक्कर में कि भाई पढ़ाई दी तब भाई पानी पीने धर के, तो अब पानी पीबे, खाना खाबे जाके, आप लोग पढ़ो आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक हमें झेले हो आप लोग, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। और ऐसे और आगे झेला करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपका प्यार हमेशा चाहिए हमको, और ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।